on this computer, say hi. हाय बराबर। या वो पीजे मैं वापस बोल देता हूँ कि कौन सी मूवी है जिसमें दो, एक एक्टर और एक एक्ट्रेस थी, जिनका नाम पिक्चर में आया था मगर वो पिक्चर में नहीं थे, और उस पिक्चर में यूनाइटेड नेशंस आया था, उस पिक्चर में यूनाइटेड नेशंस बताया था। एक था टाइगर, यस, एकता कपूर और टाइगर श्रॉफ उस मूवी में थे। नहीं, उनका सिर्फ नाम था, फॉरगेट इट। उसमें यूनाइटेड नेशंस बताई थी। यूनाइटेड नेशंस होती क्या है, अगर देखो तो यूनाइटेड नेशन की जो एक असेंबली, यूनाइटेड नेशन की एक जनरल असेंबली होती है, उसमें एक ऐसे, जैसे आप पेज नंबर 78 पे देख सकते हो, अपने क्लासरूम जैसे ही बेंचेस हैं, बराबर, अंदर गांव भर के लोग फिट हैं, बराबर, हाँ या ना। अभी उधर सामने एक स्टेज है जिसपे एक बंदा बोल रहा है, सर ये आजू बाजू वो जाली जाली क्या है, उसमें से बीच के अंदर जाली जाली और बीच में ऐसा स्लाइडिंग वाइडिंग है। वेल, आपको एक बात पता है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, आपको क्या लगता है ये कौन सी भाषा में अंदर बोल रहे होंगे? इन विच लैंग्वेज द स्पीकर वुड बी स्पीकिंग? इन हिज ओन मदर टंग। जो भी उसको बोलनी है, जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश, और बाकी कुछ जगह है जहाँ पे उन लोग को इंग्लिश नहीं आती तो अपनी अपने वहां की लैंग्वेज। सर तो सामने वाला क्या करता होगा? इमेजिन करो, नारकट कैसे? वेल, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ट्रांसलेटर्स बैठे होते हैं। ये ट्रांसलेटर्स वो सुन के इन जो आपकी जो भाषा होती है ना, हिंदी वाला हिंदी में, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, मराठी नहीं, मराठी नहीं होती, मेन जो मेन हर एक कंट्री की जो मेन लैंग्वेज होती है, स्पेनिश, रशियन, जो भी, रशियन लैंग्वेज आपने में से किसी ने सुनी है? ये वही थी। किसको पता चला? आज तलाविस्ता खाई लो पास्ता, हाँ वही है, बराबर। और इन लोग के कान में मस्त ऐसा एक वॉकी टॉकी होता है, मस्त। तो उसमें कौन से गाने बजते हैं? कोका कोला तू नहीं, ऐसा ये होता है। और वो लोग को अपनी लैंग्वेज में सुनाई देता है। और प्रैक्टिकली इतने बोरिंग भाषण होते हैं ना, कई लोग तो सो ही जाते हैं। वो एक था टाइगर में बताया था, वो लोग सो ही जाते हैं एक्चुअल में। वेल, आपको एक बात बोल दूं, यूएन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। यूएन का जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है, मगर वो प्रैक्टिकली सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है पता है? कि कोई उसकी सुनता ही नहीं है। देव बोले, अरे ये तो हमारे क्लास की तरह हुआ, हमारे क्लास में मॉनिटर बना के रखते हैं, बेचारा चिल्लाता रहता है, कोई सुनता ही नहीं। उल्टा तो देव उस पे मस्त ऐसा वो बोलते हैं ना, अपना पेपर से ऐसे बॉल बना के उस पे फेंकता है, रॉकेट बना के फेंकता है ना देव? नालायक, ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि भाई पूरे वर्ल्ड का मॉनिटर एक बनाए। आज ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, उसमें बहुत साल पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाद लगा कि ऐसा वर्ल्ड वॉर अगर वापस हुआ तो भाई इंसानियत गायब हो जाएगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो इंश्योर करेगी कि भाई कोई गड़बड़ियां ना हो। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाद कौन सी ऐसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनी? श्रेयस पाटिल, वेरी गुड, हीरो है मस्त। अक्षय देसाई, वेरी गुड। श्रेयस ऐसे खुश तो वो, मैं तुझे हीरो बोला हाई करके। शान, मीत, तनिषा, सबने, गगनदीप, काफी लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड। लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन नहीं, वो भी एक टाइम पास मूवी था, लीग ऑफ नेशंस। मगर लीग ऑफ नेशंस फ्लॉप गई। उसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? लीग ऑफ नेशंस फ्लॉप गई, उसका सबसे बड़ा सबूत, श्रेयस पाटिल आज क्या है, मेंटोस का क्या बैठा है, वापस नहीं पहला आंसर दिया, सौम्य, अभी और बाद में कई लोगों ने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। श्रेयस अपने आप को हले ले कर तो, अरे वाह ढोकड़े,
आज क्या बात है, दूसरा आंसर भी आपने फर्स्ट दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ जिसके कारण इतना पता चल गया कि भाई लीग ऑफ नेशन तो गड़बड़ है। उसके बाद मगर लगा भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा अभी और एक वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो मम्मी अर्थ तो गियो, अर्थ तो गियो सर, अपना अर्थ, नो EARTH, अर्थ, ह्यूमन सिविलाइजेशन गियो, ज़ॉम्बी बचेंगे नीचे। तो अभी एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो उससे भी बेस्ट, फर्स्ट क्लास, एकदम एकदम मस्त चाहिए हमको। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन का बैकग्राउंड। बैकग्राउंड यानी कि सर यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है ना, उसके पीछे का ग्राउंड, मस्त ग्राउंड होएगा, उधर पेरू वाला पेरू बेचने आता होएगा? नहीं। यानी कि आखिर कौन सी चीजें थी जिसके कारण यूनाइटेड नेशन बना? ऐसा थोड़ी था रात को सो रहे थे, सुबह उठे और बोले ये चल आज से यूएन ना, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन। नहीं भाई, अपना नीचे साकली खेलने का होता है ना, क्या ऐसा क्रिकेट खेलने का होता है ना, टीम बनाने में आधा पौना घंटा जाता है, उसमें ही आधे टाइम पास करते हैं, फिर खेलने का टाइम कम बचता है ना? 2 टीम बनाने में, सील मैच में तो और ज्यादा रूल्स, और छोटे सी क्रिकेट मैच का रूल बनाने का हो, उसमें भी आधा पौना घंटा चला जाता है, कई बार तो 1 आवर। क्या भाई वो उधर से 4, उधर से 6, वो आंटी के कांच को लगा, कल उन आंटी ने मेरे को डांटा था, 8 रन, आंटी का कांच फोड़ो 8 रन, वो अंकल ने मेरे को चॉकलेट दी थी, उसका कांच फोड़ो आउट। बराबर ऐसा रूल्स बनाने में भी कितना टाइम जाता है। तो सोचो ये तो वर्ल्ड का, अगर क्रिकेट का रूल बनाने में आपको इतना टाइम जाता है, तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का रूल बनाने में कितना टाइम जाएगा? अरे हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितने दिन लगे थे पता है? मैंने आपसे बताया था इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितने दिन लगे थे, 1082 डेज, 1082 डेज लगे थे हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो अभी ये यूनाइटेड नेशन कैसे बनेगा, कैसे बना, कैसे बना यूनाइटेड नेशंस, कैसे बना, ये हम लोग देखेंगे। फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन बाय द मिथुन सर, टीचिंग यू चैप्टर यूएन। यूएन में हम क्या देखने वाले हैं? यूनाइटेड नेशन का बैकग्राउंड, कौन कौन से स्टेप्स में यूनाइटेड नेशन बना, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन, और फिर यूएन का स्ट्रक्चर देखेंगे कि आखिर यूएन में कौन कौन सी मेन बॉडीज हैं। तो द फर्स्ट बॉडी इज करण, करण पकड़, वो है असेंबली। जनरल असेंबली मींस ये वो बॉडी है जहां पे भैंस होती है। सर वैसे भी करण मेरे को लगता है दूध वाला ही बनेगा, नहीं, भैंस नहीं, बहस होती है, जहां पे वो लोग देखो ऐसे बैठते हैं और बड़ी बड़ी बातों पे बड़ी बड़ी बहस करते हैं। यस दिस शुड बी डन, यस दिस शुड बी डन, यस दिस शुड बी डन। रिसेंबल समथिंग ऑफ अवर कंट्री, जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माइक तोड़ते हैं, कई कई ऐसे माइक के अंदर छिप जाते हैं एक दूसरे रॉकेट। पार्लियामेंट, अर्थ, अर्थ और अर्थ ने सबसे पहला आंसर दिया। श्रेयस टक्कर मिली तेरे को, पार्लियामेंट। बाकी सब भी आओ, टीम में आओ। ये पार्लियामेंट या जनरल असेंबली, इट्स लाइक अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का लोकसभा, जिसके अंदर सब बातें होती है, बहस होती है, सब लोग अपने व्यूज पुट फोर्थ करते हैं, बराबर, अलग अलग बातें पुट फोर्थ करते हैं, अलग अलग प्रपोजल्स रखते हैं। अब इन प्रपोजल्स पे वापस सेकंड बहस होती है, कहां पे? देव ये ले, सिक्योरिटी काउंसिल, गिर गई गिर गई, सिक्योरिटी, हाँ अभी ले, सिक्योरिटी काउंसिल। करंट था जनरल असेंबली, जहां पे सब लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, डिसाइड करते हैं। आपको लगता है कि अरे वाह सारे नेशंस इधर बैठ के बात करते हैं, ये जनरल असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट, गूगली, ओटीएस, डीडीपी, ऑन द स्पॉट, दादर पोपट, सिर्फ नाम की है जनरल असेंबली। असली पावर ये जो शाना है ना, सिक्योरिटी काउंसिल, काउंसिल यानी कि सर पेंसिल की बहन होगी, नहीं हंसा, कौन सी? वो पेंसिल गिर गई थी तो मैंने पूछा था ना किसकी, कौन पेंसिल, कौन पेंसिल, कौन सी, जो भी हो, तो कौन सी? सिक्योरिटी काउंसिल। देव बोले मैं तो सिक्योरिटी गार्ड बनने का सोच रहा था, तुमने सिक्योरिटी काउंसिल दिया। बेटा वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं, शब्जी वो नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि ये है
मेन मेंबर्स की काउंसिल, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। कितने? 15। 15 देव मारो बंदर। 15 बस ना, मेरा बंदर नहीं है ऐसा बोलने का, ऐसे तेरा दोस्ती। अच्छा बस मेरी बंदरिया, खुश हो। चलो, तो 15 मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। हमारा जो ये वर्ल्ड है ना, उसमें जो सबसे ताकतवर लोग हैं ना, वो कभी भी ताकत अपने हाथ में जाने नहीं देंगे। इसका लाइव एग्जांपल है ये। कहने के लिए आज जैसे आपके ग्रुप में है ना, सब लोग एक साथ मिलते हैं, आपका ग्रुप होगा 8-10 लोगों का होगा, उसमें एक चापली होगी जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगी, और वो जो बोलेगी वैसा ही सब लोग करते होंगे। तो जब भी कुछ डिसीजन लेना होता है, कहाँ पे जाना है, तो वो सबको पूछेगी, मगर अल्टीमेटली होगा वही जो वो चाहती है, क्योंकि इस चापली की 3-4 चमचियां होती है। बॉयज में भी एक चापला होता है, वो चापले के 2-4 चमचे होते हैं, और उसके हिसाब से ही सब चलता है। बस सिक्योरिटी काउंसिल में 15 लोग होते हैं, उसमें सबसे बड़े चापले कौन पता है? 2 मेन चापले। वर्ल्ड वॉर से पहले 2 मेन चापले थे, आई मीन कोल्ड वॉर से पहले, कोल्ड वॉर खत्म होने से पहले, अमेरिका एंड रशिया। तनिषा ने सबसे पहला आंसर दिया। कहने के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जनरल असेंबली में सब लोग बहस करते हैं, अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, मगर वो डिसीजंस अप्रूव करने वाला सिक्योरिटी काउंसिल। ये सिक्योरिटी काउंसिल है ना, सबसे बड़ा गोलमाल है। बराबर ना? श्रेयस बोले सर बराबर पर्सन को नाम दिया है, देव एक्चुअल में गोलमाल ही है। श्रेयस प्लीज, ऐसा सच नहीं बोलते, बुरा लगता है। चलो, तो ये पूरे यूएन का गोलमाल देव के हाथ में। क्योंकि आज सपोज चलो किसी स्टेट पे अन्याय हुआ है, कुछ अगर गड़बड़ हुई है, तो जनरल असेंबली में वो बात उठती है, जनरल असेंबली में सब बहस करते हैं, मगर वो जनरल असेंबली के बाद वही बात सिक्योरिटी काउंसिल में आती है। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स में 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अब ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है ना सिक्योरिटी काउंसिल में, वो कौन सी कंट्री के थे? अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड चाइना। आप लोग का होमवर्क, आप लोग को ढूंढना है आज कौन है वो 5 परमानेंट मेंबर्स। अभी मत बताना, बाद में, लेट एवरीवन फाइंड। अभी ये 5 मेंबर्स के पास ही सब पावर है। कैसे पता है? किसको नहीं पता? एन लिखो। पूरे यूएन का जो गड़बड़ है ना, वो इसी में है। आज एक तरफ आप बोलते हो सभी वर्ल्ड में सभी लोग को इक्वल हक है, और ये सिक्योरिटी काउंसिल में इन सब 5 नेशंस के हाथ में ही आपने सब दे दिया। देखो मैं यूएन की गोलमाल समझाता हूँ। जनरल असेंबली में एक सपोज एक ऑर्डर आया कि भाई हमारा, सपोज इंडिया अगर बोल रहा है कि भाई इट्स लाइक हमारी लैंड पाकिस्तान ने या चाइना ने ले ली है, वी वांट कि उसके अगेंस्ट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कहे। सब लोगों ने उनसे बात मान ली। अब ये बात सिक्योरिटी काउंसिल में गई। सिक्योरिटी काउंसिल में ये मोशन पास करने के लिए 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और कितने? 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अभी ये मोशन कि हाँ चाइना या पाकिस्तान ने इंडिया के साथ गड़बड़ की तो उनको रोको, ये मोशन पूरे वर्ल्ड की तरफ से पास होने के लिए ये 5 मेंबर्स की हाँ होनी चाहिए। इन 5 मेंबर्स के पास एक वीटो पावर है। कौन सा पावर है? बोलो जोर से वहां पे, वीटो पावर बोलो, बोलो वीटो पावर, वीटो पावर, वीटो। बराबर? गुजराती बोलेंगे हूँ सु वीटू, ऐसा नहीं। वीटो यानी कि बाइंड करना। वीटो पावर का मतलब क्या? आज कोई भी डिसीजन लेने के लिए ये 5 मेंबर्स की हाँ होनी चाहिए। नहीं, बोर्ड वीटो नहीं, अच्छा था हमें। कोई भी डिसीजन लेने के लिए इन 5 मेंबर्स की हाँ होनी चाहिए। अगर इन 5 मेंबर्स की हाँ नहीं है, अगर इन 5 में से कोई भी एक अपना वीटो पावर यूज करके नेगेटिव वोटिंग करता है, तो वो डिसीजन, जैसे पोपटलाल बोलता है ना, क्या होगा? कैंसल। वो डिसीजन कैंसल। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, वर्ल्ड के हर डिसीजन इन 5 लोगों के हाथ में ही हुआ ना। जनरल असेंबली में कितना भी 3-4 घंटे का सेशन ले लो,
कितना भी पक लो, हाँ 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 हाँ, अल्टीमेटली वो बात सिक्योरिटी काउंसिल में आएगी, और वो बात पास होने के लिए इन 5 मेंबर्स की हाँ होनी चाहिए। अगर इन 5 मेंबर्स की हाँ नहीं है तो बात कैंसल। समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, आपके एग्जाम में आने वाला है, छप गया है, पेज नंबर 79, सिक्योरिटी काउंसिल का पूरा पैराग्राफ। तो समझ में आ रहा है बेटा? जनरल असेंबली क्या होती है, सारे मेंबर्स जो है ना कंट्रीज के, जितनी भी कंट्रीज है वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, उसमें जितनी भी कंट्रीज है वो सब जनरल असेंबली के मेंबर्स। उनका पोजीशन और स्टेटस सेम है, भले भी वो कंट्री रिच हो या पुअर हो। असेंबली का सेशन सितंबर से दिसंबर के बीच में होता है, जहां पे वो लोग एनवायरमेंट पे डिस्कशन करते हैं, डिजार्मामेंट मींस हथियार यूज ना करो, उस पर डिस्कशन करते हैं कि कैसे न्यूक्लियर वॉर को कंट्रोल करें, उस पर डिस्कशन करते हैं। मगर ये सिर्फ रिजोल्यूशन पास करते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब क्या? सजेशन, एक टाइप के डिसीजन। जैसे घर में डैडी बेचारे सिर्फ रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, वो लॉ तभी होता है जब मम्मी हाँ बोले। कहने के लिए डैडी इंपॉर्टेंट, मगर चलती मम्मी की है, ये हर जगह का सीक्रेट है, बराबर ना? हाँ मेरे वहां पे भी। अक्षय हंसता क्या है, तेरा भी वही होने वाला है। वी आर मुंबई, अभी तो पूरे वर्ल्ड में वही होने वाला है। तू भी ट्विंकल ट्विंकल के सामने चुप ही रहना पड़ेगा। चलो, तो समझ में आया? हाँ या ना? शोमू टेंशन में, मेरे को तो 3 के सामने चुप रहना पड़ेगा। चलो छोड़ो, हाँ, आउट हियर। शोमू मजाक मजाक। तो समझ में आ रहा है कि जनरल असेंबली में सिर्फ बहस ही होती है, वो एक प्लेटफॉर्म है। सर कौन सा ट्रेन उधर रुकेगा, विरार लोकल, विरार फास्ट रुकेगा क्या उधर? नहीं, वो प्लेटफॉर्म नहीं करण, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आके आप अपनी बात कर सकते हो, जहां पे आके आप अपनी बात कर सकते हो, बराबर? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेर यू कैन टेल योर वर्ड्स कि हाँ ये इस तरह है, अपनी बात रख सकते हो। फिर बात जाती है सिक्योरिटी काउंसिल के पास। सिक्योरिटी काउंसिल में जैसे कि मैंने कहा कितने मेंबर्स हैं? 15 मेंबर्स। उसमें से कितने परमानेंट हैं? 5। वो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन सी कंट्री के हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना, और मेन 2 बड़े पप्पा, अमेरिका और रशिया या मदीना। अभी इनके पास कौन सा पावर है? विट्टो पावर, विट्टो, वीईटीओ, विट्टो। समझो मारो विट्टो, इनके पास है विट्टो। हाँ, जो 5 सबसे मेन पावरफुल कंट्री है, इसमें कोई भी डिसीजन लेने के लिए इन 5 मेंबर्स की परमिशन नेसेसरी है, बराबर? हाँ या ना? और नॉन परमानेंट में कोई भी 4। अगर कोई भी 5 परमानेंट मेंबर में से एक भी बंदा अगर वीटो पावर दे देगा, वीटो वज्रदंती नहीं, वीको वज्रदंती, वीटो पावर दे देगा, तो भाई डिसीजन हॉल्टेड। सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या? वेल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति रखने का काम सिक्योरिटी काउंसिल का है। अगर किसी नेशन ने कुछ गड़बड़ की, ये रुद्र मिस्त्री है ना, उसका एक नेशन है रुद्रेश्वर, रुद्रेश्वरवती, बराबर? हाँ है ना? तो नॉन परमानेंट ने भी ना बोल दिया तो 5 परमानेंट मेंबर्स हाँ बोले तो ठीक है, मीन 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स चाहिए। अभी सपोज कोई भी नेशन ने ऐसे रुद्र की जो कंट्री है, बराबर, रुद्रेशमती, उसने अगर आजू बाजू गड़बड़ की है, बराबर, आजू बाजू वाले नेशन पे अटैक किया है और वो न्यूक्लियर ऐसा करने का सोच रहा है, तो यूएन बीच में आएगा। वो रुद्र को बोलेगा, ए रुद्र, व्हाट यू डू? तो उसके बाजू में जाके बोलेगा नहीं, दे विल इंटरफियर, दे विल ट्राई टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। रुद्र और अथर्व में झगड़ा है, रुद्रमती और अथर्वमती में, तो उन दोनों की मति सुधारने के लिए इन दोनों के बीच का झगड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मेडिएटर। जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना का हो रहा है, बोलने के लिए पेपर पे कोई कोशिश नहीं कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने की। अगर कोई नेशन बात नहीं मानता है, जैसे पाकिस्तान ने बीच में नहीं किया था,
तो उनपे इकोनॉमिक सैंक्शंस डालना, यानी कि इकोनॉमिक पनिशमेंट। इंडिया ने भी जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था ना, तो यूएसए ने भड़क के हम पे इकोनॉमिक सैंक्शंस डाल दिए थे, इम्पोजिशंस। या तो फिर अगर कोई एग्रेसर नेशन है उसके अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन भी लेना। जैसे कभी कोई अटैकिंग नेशन होता है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था, तो यूएन की आज खुद की फौज है, उसमें इंडियन सोल्जर्स भी हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस मींस इकोनॉमिक पनिशमेंट्स इन अ वे। तो जो भी एग्रेसर यानी कि अटैकिंग नेशंस है, उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं यूएन आर्म्स कंट्रोल करने के लिए। आर्म्स कंट्रोल मींस सर ये जो आर्म है ना उसको कंट्रोल करना, तो ठाकुर ठाकुर बन के घूमने का नहीं, हथियार। इट हैज टू सी दैट कोई नेशन, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद था, हर नेशन बड़े बड़े हथियार मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करना बराबर। और सिक्योरिटी काउंसिल का ये भी काम है कि वो और जनरल असेंबली मिलके ये जो थर्ड इंटरनेशनल कोर्ट जो मैं मानसी को देता हूँ, ले मानसी इंटरनेशनल कोर्ट, ऑर्डर ऑर्डर, एक समोसा दो वड़ा पाऊं। सर इंटरनेशनल है, बर्गर मंगवाओ। हाँ बर्गर, पाव पेटी सब चीज डाल के। चलो, तो इन अदर वर्ड्स उसके जजेस अपॉइंट करने में वो जनरल असेंबली की मदद से जजेस अपॉइंट करता है, बराबर। हाँ या ना? इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को भी वही अपॉइंट करता है। समझ में आया? हम परमानेंट मेंबरशिप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे आपको ये जवाब देना है, न्यूज देखनी है और मुझे बताना है क्या इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिली या नहीं यूएन की। समझ में आ रहा है? बोर हो रहा है? इतना पता चला। अभी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन, मानसी तो इंटरनेशनल कोर्ट है, वो बाद में आएंगी, फोर्थ या फिफ्थ है। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है खुशी। खुशी, एक खुशी, खुशी है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूएन की एकमात्र और यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन, एकमात्र नहीं, देयर आर 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर एक्टिवली वर्किंग। खुशी इज वर्किंग एक्टिवली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चापली बोले हाँ। वेल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि क्या है? नहीं, ये सब है ना, इट्स लाइक ये सारे इनके ऑफिसेज है ना वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे हैं, और ये लोग है ना वर्ल्ड की इकोनॉमी और उन सब में कंट्रोल करते हैं। आज जहां तक एग्रेसर्स का बात है, जो एग्रेसिव नेशंस है, उनके अगेंस्ट यूएन एक्चुअल में ज्यादा कुछ नहीं करता है, मगर हाँ इकोनॉमी को सुधारने में, प्लस इंटरनेशनल प्रॉब्लम सुधारने में, प्लस एनवायरमेंटल इश्यूज सुधारने में, प्लस जो ये पेंडेमिक्स होते हैं उसमें यूएन ने काफी अच्छा काम किया और उन सब में। तो खुशी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, इसमें 54 मेंबर्स रहते हैं। मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ लर्न करवा रहा हूँ। याद रखना, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में कितने मेंबर्स रहते हैं? 54। उनको इलेक्ट कौन करता है? जनरल असेंबली। जनरल असेंबली मींस वो ये करण बनाया ना, वही ये करण ही सब काम करने वाला है। सर मगर वो तो टोटली निकम्मा है, इस चैप्टर में उन्होंने उसको जनरल असेंबली बनाया तो वही काम करने वाला, बराबर ना करण? इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के मेंबर्स को नालायक तू अपॉइंट करता है, पता है? हाय हाय, मैं तो अपने घर में चपरासी को भी अपॉइंट नहीं कर सकता। वेल हाँ, 54 मेंबर्स को जनरल असेंबली अपॉइंट करती है, उनको सिलेक्ट करती है। हर मेंबर 3 साल के लिए होता है, और हर साल 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर न्यूली चोजन, मेजोरिटी वोट से। भाई आखिर ये खुशी का काम क्या है? व्हाट डज खुशी डू? वेल, खुशी स्प्रेड्स खुशी, मतलब वेल इट इनिशिएट यानी कि स्टार्ट डिस्कशन एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर वो डिस्कस करते हैं, किस पे? गरीबी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी पे, और पॉलिसी सजेस्ट करते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए। और जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में जो उनके सजेशंस होते हैं ना, वो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में आते हैं। आप जब फॉरेन स्टडीज में जाते हो तब आपको ये सब स्टडी करने होते हैं। आप 11th-12th कॉमर्स में जाओगे, बीबीए लोगे, तब आपको यूएन द्वारा ये सजेस्टेड मेजर्स पता चलेंगे। आप अगर एमबीए और एमकॉम करोगे इन लीडिंग इकोनॉमिक ब्रांच, तब मेरे को याद करना थोड़ा सा, तब ये सब आएगा। इनइक्वालिटी मींस आज हमारे वहां इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ना, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। पुनः एकदा में बताया था ना, पुनः एकदा वो वाला याद आ रहा है? पुनः एकदा पोएम में अमीर अमीर गरीब गरीब।
वो इनइक्वालिटी, थैंक्स करण फॉर आस्किंग। आज हमारे वहाँ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ना। अंबानी एंटीला में रहता है और कई बेचारे झोपड़ी में टीले बना के, टीले पे झोपड़ी बना के रहते हैं, है ना। तो वैसे इतना ही नहीं, खुशी और एक काम करती है, विमेन्स इश्यूज को डिस्कस करती है। विमेन को एम्पावर करने के लिए क्या करना चाहिए वो करती है। हमने एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में देखा था, ईयर डिक्लेयर किया था, है ना, विच इज द हार्ट ऑफ यू। उस पर आते बेटे, ह्यूमन राइट्स के बारे में, साडा हक बहुत जगह है, किधर भी रख। या आई एम कमिंग टू दैट ईश्वरी इन अ शॉर्ट वे। विमेन एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम, ग्लोबल ट्रेड, हेल्थ रिलेटेड इश्यू, जैसे पेंडेमिक है, कोरोना है, तो उसमें कैसे सब में कोऑर्डिनेशन लाना, कैसे उसकी दवाइयां सब जगह फैलानी, वो खुशी ही डिसाइड करेगी। खुशी ऑल्सो हैज टू मेक एफर्ट्स ताकि कल्चरल और एजुकेशनल कोऑपरेशन हो इंटरनेशनल लेवल पर। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर वो अलग अलग प्रोग्राम्स करवाती है जिनके द्वारा वो अलग अलग कल्चर्स, बहुत सारे कल्चरल फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, शॉर्ट फिल्म्स महोत्सव होते हैं, तो वो सब ये खुशी करवाती है। सर टाइम पास ही करती रहती है लड़की। इतना ही नहीं, कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन एसोसिएशन विद यूएन। यूनाइटेड नेशंस के साथ क्लोज एसोसिएशन में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ काम करती है। एक सवाल पूछा गया है कि जनरल असेंबली के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है। वेल, हर कंट्री अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है और वो जनरल असेंबली में बैठता है, बराबर, हाँ या ना। अभी सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इन 5 परमानेंट मेंबर्स फिक्स ही है क्योंकि ये यूएन को बनाया था इन 5 लोगों ने। किसने? इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस, चाइना, अमेरिका, इन लोग ने मिलके ही ये यूएन बनाया था। इसलिए ये भाई बैठ गए वहां पे, और इनमें कौन बैठेगा वो वहां के प्रेसिडेंट्स डिसाइड करते हैं, और बाकी के 10 मेंबर्स के बारे में ये 5 लोग डिसाइड करते हैं, बराबर, हाँ या ना। और बेटा समझ में आया? इंडिया कई जगह है, ये आपको ढूंढना है बेटा। यही तो आज आपका काम है कि इंडिया का यूएन में क्या क्या काम है। परमानेंट मेंबर अगर मर गया तो, मगर वो परमानेंट कंट्री तो होगी ना, तो कंट्री से दूसरा मेंबर आ जाएगा। अभी करण भाई बड़ी बड़ी बातें करेगा, बहस करेगा, देव शाणा वो सब बताएगा कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये लॉ, मगर ये दोनों जो डिसीजंस देंगे उनको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा? आज आपको पता है ऑफिस में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, टाटा बिरला, वो जो जो लोग हैं, वो लोग डिसीजंस लेते हैं, मगर उनके डिसीजंस को इंप्लीमेंट कौन करता है? उनके सेक्रेटरी। तो वैसे ही यूएन के जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनको इंप्लीमेंट कौन करता है? सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट यानी कि एक बंदा नहीं है, एक पूरी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में जो लोग काम करते हैं वही यूएन के सब काम। इट्स लाइक द सेक्रेटरी। आज द सेक्रेटरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आज कोई भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे सौम्या कल एक 500 करोड़ का स्टार्टअप सेटअप कर रहा है पूरा मस्त, एस मार्ट, स्वदेशी मार्ट, जिसमें वो सिर्फ इंडियन गुड्स बेचेगा। फोन भी अपना एप्पल नहीं है उसके पास, वो केला बनाएगा, पेरू बनाएगा माइक्रोमैक्स की मदद से, बराबर, पेरू 20, पेरू 30, बराबर, पूरा एस स्मार्ट। तो अभी सौम्या जो एस स्मार्ट में अलग अलग चीजें हैं, ड्रेसेस, ये वो, XYZ परफ्यूम, ये सब, बाबा रामदेव का तो एक अलग काउंटर ही रखेंगे हम, है ना सौम्या। तो आज ये सौम्या मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें करेगा, तो बातें उसकी सेक्रेटरी नोट डाउन कर देगी और बाद में वो इम्प्लीमेंट वो सेक्रेटरी करती है। वैसे ही यूएन का कोई एक सेक्रेटरी नहीं होगी मिस ब्रिगेंजा, हाँ नहीं, सेक्रेटेरिएट एक पूरा ऑफिस है। उसके जो मेन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो मेन कटप्पा होता है, वो सब बातें सुनता है वहां पे। आज सेक्रेटेरिएट होता क्या है? वेल, आज जो भी यूएन के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं, ये करण और देव तो सिर्फ बहस करते रहते हैं, नाम के नालायक लोग हैं, सिर्फ बातें करते रहते हैं। एक्चुअल काम करता है ये अक्षय देसाई, जो कि है सेक्रेटेरिएट।
सर बराबर पकड़ा है आपने। करण और देव बात ही करते हैं, अक्षय काम करता है। यार ये श्रेयस कुछ भी बोलता है, कुछ भी सच बोलते रहता है कंटिन्यूस। चलो मजाक मजाक, देव बुरा मत मानिए, नॉट जॉक सर। करण बोले मैं तो सुनूंगा तो बुरा मानूंगा ना। वेल सेक्रेटेरिएट पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, यूएन के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है वो सेक्रेटेरिएट ही संभालते हैं। सेक्रेटेरिएट के चीफ बंदे को, चीफ नहीं चीफ, चीफ बंदे को हम बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। इस सेक्रेटरी जनरल को इलेक्ट करती है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली हाई कर। अरे यार ये करण को मैंने जनरल असेंबली बनाया, वो हाई नहीं करेगा। हाँ ऐसे टीका लगा। हाँ वो अक्षय देसाई को सिलेक्ट करेंगी, मगर किसके कहने पे, किसकी एडवाइस पे, सिक्योरिटी काउंसिल पे। बराबर। The chief of the secretary general is selected by general assembly and security council. देव और करण मिलके अक्षय को सिलेक्ट करेंगे। देव तू भी अक्षय को टीका कर दे। अक्षय ऐसे टीका, his tenure is of 5 years, 5 साल तक रहेगा। अभी आपके काम क्या क्या है? आज इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस बुलाना ऑन प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स, डिसआर्मामेंट। जैसे अभी ये पेंडेमिक है तो इंटरनेशनल लेवल पर ये पूरी मीटिंग बुलाने का काम अक्षय करेगा। सबको बुलाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जूम का ऐसा आएगा और वो लोग बाद में ऐसे आएंगे। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल की भी मीटिंग्स अरेंज अक्षय ही करते हैं। उनके लिए समोसा, उनके लिए बिस्लेरी, वो सब तो ही लेके आता। बराबर। और सारी इंफॉर्मेशन एक साथ कंपाइल करता है और मीडिया को इंफॉर्मेशन देता है। जैसे आपने देखा होगा कि जनरल असेंबली का कोई भी मीटिंग हुआ, वो मीटिंग के बाद बाहर इतने सारे माइक होते हैं और एक बंदा आ जाता है, बहुत सारे लोग चबड़ 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 कर रहे थे, वो बंदा खड़ा रहता है और फिर उसके जनरल एक कैटेगरिक डायलॉग होते हैं, वी हैव सीन द सिचुएशन, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इफेक्ट्स, वी आर गोइंग टू डू ऑल द नेसेसरी स्टेप्स। यस। बाद में सब लोग चिल्लाते हैं, सर 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 सर, या यू सर व्हाट, नो वेल अ गुड क्वेश्चन, वी हैव जस्ट क्रिएटेड द कमीशन, वी आर डिस्कसिंग द मैटर्स, वी विल श्योरली कम टू अ सॉल्यूशन। Yes, sir, 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 yes, yes, yes. Sir, no. What about this problem? Well, it's a serious issue. We are discussing the matter. We'll be taking some concrete solution. We have appointed a committee and that is going to look forward it. We will see it will happen. तो यही डिजार्मामेंट, डिजार्मामेंट का मतलब होता है हथियार यूज ना करना, यानी कि लोगों का, यानी कि आज कंट्रोल करना, द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स, इसको डिजार्मामेंट बोलते हैं। बराबर। तो सारी मीडिया को इंफॉर्मेशन आप ही प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मानसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये अपना कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसा नहीं रहता। आपने वो जॉली एलएलबी में जो देखा था, ऑर्डर ऑर्डर एक समोसा दो पड़ा पाऊं, ऐसा नहीं। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें गांव भर के जजेस बैठे होते हैं। इसमें 15 जजेस होते हैं। कितने? 15 जजेस। हाइला, अपना इंडिया में एक जज कुछ नहीं कर पाता, ये 15 जज क्या करते होंगे। आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ जुडिशियल ब्रांच ऑफ यूएन। इट इज लोकेटेड एट हैग इन नेदरलैंड। नेदरलैंड्स में 15 जजेस हैं। इनको चूज कौन करता है? यही दो पापी लोग। कौन है बिट्टू? कौन है वो दो पापी लोग? जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। हर जज का टेन्योर 9 साल का है। ले मानसी, अभी इनका काम क्या? वेल, दो मेंबर नेशन में अगर झगड़ा हुआ जैसे इंडिया और चाइना में, तो वो सेटल करना। कोई नहीं कर सकता भाई, कितना भी कर लो। इंडिया पाकिस्तान भी मेंबर नेशन है, उनका झगड़ा सेटल करना। उसी के बेस पर तो पॉलिटिशियंस को वोट मिलते हैं। दूसरा, इंटरनेशनल लॉ को इंटरप्रेट करना ऑथेंटिकली। सर ये कौन टिकल कर रहा है? आज इंटरनेशनल लॉ, आज जो लॉ होते हैं ना, वो समझने पड़ते हैं। आज बड़े बड़े कायदे होते हैं, वो इस तरह लिखे होते हैं कि आम आदमी, मैंगो पीपल, फ्रूटी पीपल को समझ में नहीं आते।
और कई लोग तो लॉ का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और एक्चुअली जो लॉ लिखना है ना, इट्स अ वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क। जैसे ये अकबर बीरबल के जमाने की बात है, उस वक्त भी है ना लॉ बराबर नहीं लिखा गया था, तो एक गड़बड़ हुई थी। वो स्टोरी पता है? अकबर और बीरबल के टाइम पे ऐसा था कि भाई अकबर भाई है ना, एक बार एक बंदे से नाराज हो गया, उस बंदे से एक मिस्टेक हो गई। अब वो मिस्टेक उसने जानबूझ के नहीं की थी, उससे गलती से हो गई थी। बीरबल ने उसको बहुत डिफेंड किया, मगर अकबर मानने को तैयार ही नहीं। अकबर ने बोल दिया हमारे राज्य कानून के अनुसार ही हैज टू बी हैंग, उसको लटका दो। वो बंदे की वाइफ रो रही है, अरे मेरे हस्बैंड से गलती से हुआ, आपने ये वो, कोई नहीं मान रहा है। वो बीरबल को बोले कि बीरबल क्या करें, राजा को भी लग रहा है कि हाँ मेरे से मिस्टेक हुई, मैंने बहुत हार्श हो गया, मगर अभी मैं रिपील नहीं कर सकता कि मैंने अगर वापस ले लिया ये, तो फिर बाद में सब अपने काम को सीरियसली नहीं लेंगे। बीरबल को बोलता है बीरबल कुछ कर इसका। बीरबल बोले देखता हूँ। फांसी का दिन आया, उस आदमी को लटकाया गया, फांसी का तख्ता लाया, वो आदमी उधर आया, सब लोग रो रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं गलत है राजा, गलत है राजा, गलत है। अकबर बीरबल की तरफ देख रहा है, संभाल ले देख, मेरे को सब गलत बोल रहे हैं। बीरबल बोले अबे खुद तो गलत डिसीजन ले लिया, अभी मेरे को क्यों फंसा रहा है? बोला प्रजा अगर बोले कि अगर इसको अगर फांसी हुई तो वो तो बीरबल मेन सलाहकार है, वो गलत है। राजा भी बोले इसको अगर फांसी हुई तो बीरबल गलत है। अब बीरबल फंसा हुआ है, मैं करूं क्या? मैं, उसका भी दिमाग है। बोले राजा का हुक्म है कि ही हैज टू बी हैंग, उसको लटका दिया जाए, ही हैज टू बी हैंग, वो चेंज होगा ही नहीं। बीरबल बोला ओके, उधर खड़ा रह गया। बंदा आया, के गले में ये किया, फिट किया, खींच लिया, वो हैंग होने लगा। एक सेकंड में बीरबल ऊपर चढ़ गया और उसने रस्सी काट दी। राजा भड़क गया, अबे तूने मेरे फरमान की नाफरमानी की। तो उसने बोला नहीं, आपने जो बोला वो मैंने किया। आपने क्या बोला? ही हैज टू बी हैंग्ड, उसको हैंग किया, हैंग हो गया, मैंने काट दिया। आपने आगे कहाँ बोला था? यू सेड ही हैज टू बी हैंग, तो वो हैंग हो गया एंड आई जस्ट कट द रोप। सर आप इसमें बोलना क्या चाहते हो? मैं बोलना ये चाहता हूँ कि कायदे जब भी बनाओ और लिखो ना, तो उसको प्रॉपरली लिखना चाहिए ताकि उसमें कोई फ्लॉ न रहे। तब से देखो, हर जगह अगर किसी को ऐसे लिखते ना, तो हमारे इंडियन कानून में भी टू बी हैंग्ड टिल डेथ लिख के वो निप तोड़ देता है। दैट मीन्स दिस लॉ कैन नॉट बी रिवोक्ड। टिल डेथ वर्ड अंदर डालना पड़ता है। इसलिए जो कानून होते हैं ना, वो बहुत ध्यान से बनाने पड़ते हैं। आप में से अगर कोई लॉ करेगा ना, तो उसको तो पूरी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, और इंटरनेशनल लॉ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। और हम ह्यूमंस ऐसे हैं ना कि भाई दो लॉ, अगर कानून बनाने वाले दो लॉ बनाते हैं, सामने कानून तोड़ने वाले उस दो लॉ में से 10 रास्ते निकाल लेते हैं कि कैसे इस लॉ को तोड़ा मरोड़ा है। तो जो इंटरनेशनल लॉ है वो ऑथेंटिकली, एक्चुअली बोलने की जिम्मेदारी इनकी है। बेटा समझ में आ रहा है ना, या मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ? क्या मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ? देखो, आप ही नहीं। नेक्स्ट, चलो भाई करण तो गायब हो गया है, तो करण की जगह हम श्रेयस को जनरल असेंबली बना देते हैं। ये वो तो रहने ही वाला है, चलेगा ना? तो घड़ी घड़ी जनरल असेंबली आएगा। इतना ही नहीं, मानसी सबको एडवाइस देती है। सर वो तो देती है, सबको देती है, ऑन द वेरियस ऑर्गन्स एंड सब्सिडरी बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट लीगल इश्यूज। आपको पता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है, सद्दाम हुसैन को इसी कोर्ट में फांसी की सजा दी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है, ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी इंटरनेशनल लेवल पर एक ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल मींस कोर्ट है इसका। द हेडक्वार्टर्स एट हैग इन नेदरलैंड। ये कोई भी इंडिविजुअल जो इंटरनेशनल क्राइम करता है, जैसे जिनोसाइड, जिनोसाइड मींस एक साथ बहुत सारे लोगों को मारना। टाइगर जिंदा है में वो जिनोसाइड करता है, वो डिक्टेटर जो बताया, या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या वॉर क्राइम किया है, उनको वहीं पे पनिशमेंट मिलती है। नेक्स्ट, एक बड़ी क्यूट सी ऑर्गेनाइजेशन है ये, तनिषा आप लोग, बड़ी क्यूट सी स्वीट सी ऑर्गेनाइजेशन है ट्रस्टीशिप काउंसिल।
आज ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पहले थी। सर क्यों, ये क्या थी? आप लोग मेरे साथ हो ना? वेल, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का मेन कारण क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लोग जीते थे, उन्होंने जो नेशन हारे थे ना, उनपे बहुत 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 हार्श ट्रीटी डाल दी थी। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाद जर्मनी का सत्यानाश कर दिया, जर्मनी पे वर्सलिस ट्रीटी डाली गई थी। आपको शॉर्ट में बोलूं तो जर्मनी की हालत ऐसी कर दी थी कि सपोज जर्मनी एक घर है, तो वर्सलिस ट्रीटी ऐसी थी कि उस घर का सपोज छपरा ले लिया, उसके घर की दीवारें ले ली, अंदर का फर्नीचर ले लिया, नीचे की जमीन उखाड़ के चले गए। बस, ज्यादा कुछ अन्याय नहीं किया। जर्मनी की हालत खराब कर दी थी, उनकी इकोनॉमी पूरी खत्म हो गई थी। और वहां पे जो गवर्नमेंट है पागल की तरह अपनी अपनी रुपीस को डिवैल्यू करते जा रहे थे। कई इंटरेस्टिंग कहानियां उसके बारे में। एक जगह पे तो ऐसा लिखा है जर्मनी में इट वाज लाइक दैट कि आज एक ब्रेड का भाव, ब्रेड के लिए जितना पैसा है ना, आपको 2 बैग भर के पैसा लेके जाना पड़ता है, वो देते हो तब जाके एक ब्रेड मिलता है। जर्मनी की इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया था और इसलिए वहां पे जन्म हुआ हिटलर। इटाली के साथ भी अन्याय हुआ तो वहां पे जन्म लिया मुसोलिनी ने। तो एक बात रियलाइज हुई थी कि जो लोग हारे हुए हैं उन पे अत्याचार करेंगे, उनकी कंट्री झड़प लेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, वापस पलट के वार करेंगे। तो इस बार कोई पलट के वार करने वाला चाहिए ही नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाद इंग्लैंड भी समझ गया कि भाई अब थक गया, अभी नहीं खेलने का है मेरे को, कॉलोनियलिज्म कॉलोनियलिज्म मेरे को नहीं। कई लोग तो बोलते हैं क्या नहीं खेलने का है, इतनी कॉलोनी बना के उसने पैसा मस्त कमा लिया, अब वो रिटायर होने जा रहा है, मस्त रिटायर हो रहा है और दुनिया के सामने संत बन रहा है कि बस अब बहुत हो गया। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से कांची। अभी बस छोड़ रहा हूँ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हारी हुई नेशंस थे उनका क्या करना? तो बड़े पप्पा अमेरिका, रशिया, उन सबने बोला भाई हम लोग को किसी को कुछ नहीं चाहिए और कोई लेगा भी नहीं, वो केक को कोई टच नहीं करेगा, वरना केक ऐसा है तो सब लोग वहेंगे ना। सिद्धि बोलेगी मैं भी थोड़ा खा लूं, शुभम बोले मैं हूं ना, तनीषा बोले मैं हूं ना, उधर से देव बोले मेरा क्या होगा? तो बोला नहीं, नो वन विल, जो भी नेशन हार गए हैं उनको कोई कैप्चर नहीं करेगा, उनको वैसे का वैसा रखेंगे। तो वहां पे वो हिटलर और वैसा ही डिक्टेटर है, तो वहां पे हमारी एक टीम रहेगी, यूएन की एक टीम रहेगी वहां पे, जो पहले वहां का जो केओटिक सिचुएशन है उसको शांत करेगी। वहां की इकोनॉमी, वहां पे अस्पताल, वहां पे स्कूल, सब कुछ प्रॉपरली चालू करेगी। वहां पे चुनाव करवाएंगी, वहां पे एक गवर्नमेंट बनवाएगी, और जब वहां पे गवर्नमेंट बन गई तब उस गवर्नमेंट के हवाले सब कुछ करके अच्छा चलता हूँ, वॉर में कभी मत याद करना, मेरी लैंग्वेज का तेरे सिलेबस में डाल के रखना। हमारे साथ भी वही किया ना, इंग्लैंड चले गए, इंग्लिश छोड़ गए, है ना? तो बस, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम वही था कि देखना सब काम। ट्रस्टी का मतलब ही यही होता है ना, है ना? श्रेयस की सपोज 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है और वो 500 साल बाद जब गुजर रहा है तो वो सोचेगा अपना, उसके चीनू का क्या करने का, उसका चीनू तब 2 साल का था, है ना? श्रेयस, श्रेयस का बेटा चीनू 2 साल का था। तो श्रेयस बोले यार ये चीनू को कौन संभालेगा मेरे जाने के बाद? तो वो अक्षय को ट्रस्टी बना के जाएगा कि अक्षय मेरी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी का तू ध्यान रखेगा जब तक चीनू 2 साल से 20 साल का नहीं हो जाता। जैसे ही चीनू 20 साल का हुआ, पूरी प्रॉपर्टी चीनू को दे दे और तू निकल ले, तेरे को उसके बदले में पैसा देता रहूंगा। बराबर, श्रेयस ने अपने जाने के बाद अपने बेटे के लिए तेरे को ट्रस्टी बनाया था कि नहीं अक्षय, चीनू के लिए, है ना श्रेयस? तो उसको ट्रस्टी बोलते हैं, जो संभालने का काम होता है। तो तनीषा ट्रस्टी थी उन सब नेशंस, बराबर। इट वाज सपोज टू हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रस्ट ट्रीटीज, और एक बार इंडिपेंडेंस मिल गई उनको कॉलोनी से, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई, गुड बाय। वर्क ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल एंडेड व्हेन पालाऊ, पालाऊ नाम की जो प्लेस है उसको इंडिपेंडेंस मिली, कब?
पालाऊ को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1 नवंबर 1994, बराबर। और तब ट्रस्टीशिप काउंसिल डिसॉल्व हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पालाऊ एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, 500 मीटर ईस्ट ऑफ फिलीपींस। अब यूएन के गोल्स क्या क्या हैं? यूएन क्या चाहता है? सर गोल, मैंने भी 5-6 गोल किया आज फुटबॉल में। वो गोल नहीं, उसके एम क्या है वो सब हम बाद में देखेंगे, पहले हम इतना पूरा एवी में देख लेते, बराबर। मैं एवी स्टार्ट करूंगा, इसलिए आप लोग क्या करोगे सर? सो जाएंगे। ध्यान दो, दीदी भड़क जाएंगी, अंदर से दीदी का आवाज आएगा। पूरा इतना करते हैं, उसके बाद मूड हुआ तो, मेरे को एक्चुअली आज ये पूरा करना था, तुम लोग मूड में होगे तो पूरा करेंगे। अब तक स्टोरी समझ में आई? पक्का? कौन अनम्यूट होके मुझे सारे ऑर्गन्स के नाम बताएगा? या भूमिका यू कैन 6 ऑर्गन्स के नाम जो मैंने इन लोग को दिए थे, फटाफट 5 सेकेंड्स में। अरे कोई तो बोलो। हाँ तनीषा बोलती था, शायद राइट हो। वो बंदे को देख, करण क्या था? मैं आपको एक एक बंदा बोलूंगा। Okay. करण था जनरल असेंबली, खुशी थी इकोनॉमिक एंड, पहले देव 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 लाइन बाय लाइन जाने का। ओके, एक देव था सिक्योरिटी काउंसिल। हाँ एक मिनट, ये था सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद तीसरा अक्षय, मेन बंदा। अक्षय 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 वो बड़े बड़े लोगों की, आपके हस्बैंड की क्या है जो मिस ब्रिगेंसा, मिस, याद आ जाए जल्दी। बॉस की कौन होती है? एक होती है ना जो उसके साथ रहती है, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। हाँ तो ये सेक्रेटेरिएट, हाँ सेक्रेटेरिएट। हाँ बाद में मानसी थी, नहीं सॉरी सॉरी, खुशी को भूल गए, खुशी उससे पहले थी। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। हाँ फिर बाद में ये अक्षय था सेक्रेटेरिएट, फिर मानसी। इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट, नहीं, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर आप थे द ट्रस्टीशिप ऑफ काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। हाँ। वेरी गुड वेरी गुड, क्लैप करो उसके लिए। वेरी गुड तनीषा जी, थैंक यू सर। उसके अलावा ये जो थे ना, देखो, जनरल असेंबली, सेक्रेटरी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं जो काम करती हैं। अब ये 6 के साथ मैं जिन एजेंसीज के नाम बोलूंगा वो याद रखना। पहली एजेंसी है राजय, ईलो सर जाके चाय पी लो। अबे नहीं, ईलो यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई गैसवर्क कर सकता है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम करती होगी? What would the international labor organization working with? Yes, for labor's right, for farmers' right, for workers' right. बराबर। फिर जश चौहान है, हु कौन है भाई? हु इज हु? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आज पेंडेमिक में आप घड़ी घड़ी आपको व्हाट्सएप नहीं आते, हु ने ये बोला, हु ने वो बोला। एक्चुअली वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, हु यानी कि पता नहीं हु लिख रहा है। एक बंदे ने तो ऐसे ही लिखा था, एक ऐसे क्या फालतू व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं एक से एक मैसेज में ऐसे लिखा था कि हु ने ऐसा बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क पहनने से कोई कोरोना रुकेगा नहीं। नालायक लोग ये फैला के ही कोरोना फैला दिया है। तो जश चौहान हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद तीर्थ, फाओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होगा? फार्मर्स के बारे में, फार्मर्स को और एग्रीकल्चर के में हाउ टू एंश्योर फूड प्रोडक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और कहीं पे अगर कम हो तो कैसे वहां पे पहुंचाना, बराबर। तो हुफाओ में है यूनेस्को, सिद्धि शुभम यूनेस्को। सर कहां किसको? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, ई फॉर एजुकेशन, एस फॉर साइंटिफिक, सी फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो हुफाओ में है यूनेस्को, सर जल्दी पढ़ाओ, फिर तुम किसको। तो पता चला, पहले ईलो चाय पी लो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
ये 4 हुई। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट मदीहा जी। आज पूरा वर्ल्ड उनके सामने ऐसे बबाओ बबाओ बन के खड़ा है। वर्ल्ड बैंक, अरे वाह। उसके बाद प्रिया जी, इनके सामने भी सब लोग एकदम मालकिन, गरीब लोगों को पैसा दो मालकिन। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बाद में ध्रुवी, सबसे बेस्ट इनोसेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने बहुत अच्छे काम किए। ध्रुवी बोले या वो तो मैं हूं। वो है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। बहुत अच्छे अच्छे काम किए इन ऑर्गेनाइजेशन में। यूनिसेफ और यूनेस्को द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इवन हु, तो समझ में आया। ईलो ईलो चाय पी लो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बाद में हुफाओ में है यूनेस्को, हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैं जिसका नाम बोलूं वो हाई तो करो। ईलो ईलो, ए ईलो, राज तू था, ईलो ईलो चाय पी लो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बाद में हु, जस्ट चौहान, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तीर्थ। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल, कौन थे वो, सिद्धि शुभम एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर मदीहा जी, वो तो सबको पता है, वर्ल्ड बैंक। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, प्रिया। और फिर सबसे क्यूट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ। ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यू नो, यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। कहां पे है, न्यूयॉर्क में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूएन का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में। इंग्लिश, न्यूयॉर्क पता है ना बेटा। आप इधर बाहर निकलो, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, स्ट्रेट जाओ, सीधा गली पकड़ो, नहीं आएगा भाई। घर पे बैठो, कोरोना फैलेगा, नालायक को क्या इधर उधर घूम रहे हो। न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। English, French, Russian, Spanish, Chinese, and Arabic are the official language of UN. Al Habibi, Sat Habibi, the American, Arabic language. समझ में आया? हाँ या ना? यूनिसेफ यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम है न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना एंड वर्किंग टुवर्ड्स द हेल्थ केयर अवेलेबल टू चिल्ड्रन। बहुत सारे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और उन्होंने इंडिया में भी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए थे टू फाइंड आउट मेजर्स टू ओवरकम मैल न्यूट्रिशन अमंग बेबीज एंड चिल्ड्रन। मैल न्यूट्रिशन मींस जो कई बेबीज और बच्चों को जो कम खाना मिलता है ना, वो। UNESCO works towards peace and security by promoting cooperation between member country in the field of education, science and culture. समझ में आया? हाँ या ना? पक्का? थक गए हो? तो एवी बताने से पहले मैं मिलेनियम गोल्स और यूएन और प्रिजर्वेशन ऑफ पीस बोल दूं, और फिर एक साथ एवी बताऊं। पक्का? 2 मिनट पहले हाई करो, एकदम हाई। पहले मैं थोड़े सवाल पूछ लूं अब तक के। 1-2 मिनट की ब्रेक टाइप, 1-2 मिनट की ब्रेक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। 7:13 हुई है, 7:15। पहले हम लोग थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, थोड़े से मैं क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, देखते हैं आप में से किस किस को आते हैं वो। बराबर? कोरोना के बाद चाइना को परमानेंट मेंबर्स तो नहीं रहना चाहिए, मतलब फिर भी क्या कर सकते हैं भाई। पीजे, ये तो सारे अभी मैंने तो बोल दिए थे। ओके, तो एक पक्का हो पीजे। हाउ कैन यू गो फॉर 25 days विदाउट स्लीप? 25 दिन। हाउ कैन यू गो अबाउट 25 days विदाउट स्लीप? इमेजिन करो। आप में से कई लोग को पढ़ने का है ना, दिन रात पढ़ने का है ना, तो कम ऑन, मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। हाउ कैन यू गो फॉर 25 days विदाउट स्लीप? मैं टेक्निक बताऊंगा इसके बाद। इस टेक्निक से आप अपनी पढ़ाई और अच्छी कर सकते हो। नेस्कैफे, अच्छा आंसर आया। नॉट टू लर्न हिस्ट्री, वेरी इंटरेस्टिंग आंसर।
कुछ और आंसर दो अच्छे अच्छे। जो राइट आंसर है वो मैं नहीं बोलूंगा, कई लोग राइट आंसर भी लिख रहे हैं। हाउ कैन यू गो, कॉफी, नेस्कॉफी, और कुछ, चाय नहीं बोला कोई। हाउ कैन यू गो अबाउट 25 days विदाउट स्लीप, बॉर्नवीटा या बबीता के पीछे ही सौम्या पागल है। मैगी, इमेजिन एवरीथिंग, नॉट टू गो पबजी। अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं। विद कॉफी, प्ले, चेंज द कैलेंडर, वी वोंट गो एनीवेयर। हाउ कैन यू go 25 days without sleep? By sleeping at night. How can you go 25 days without sleep? So by sleeping at night. रात को सो जाना, कौन ना बोल रहा है। 25 क्या 50 दिन भी कर सकते हैं। चलिए लास्ट बाद में मैं चालू करता हूं। और एक क्वेश्चन है, मगर उसके लिए आपको टाइटैनिक पिक्चर देखी होनी चाहिए। बोट वाली पिक्चर, बोट पता होता है, ये बोट का पूरा मैकेनिज्म पता है आपको, बोट कहाँ पे क्या होता है, बोट में अलग अलग जगह पे है। तो चलो ये आंसर दो। यू स्पॉट अ बोट फुल ऑफ पीपल, उस बोट में बहुत सारे लोग थे। हाँ, बोट से रिलेटेड बहुत सारा पिक्चर भी है, वो जैक स्पैरो का भी है ना, उसी से रिलेटेड। यू स्पॉट अ बोट फुल ऑफ पीपल, आप यू सी अ बोट विच इज फुल ऑफ पीपल, बट देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन इन द बोट। क्यों? You see a boat which is full of people, but there isn't a single person on board. क्यों? अभी वो पिक्चर भी आई थी ना उरी वाले हीरो की, सोचो, बोट पे थी। Because there are photo of people, बोट का नाम ही full of people होगा। नो अच्छा था, मगर भूत था। It will be a dream, वो भी अच्छा था। Because ship is under water, अरे वाह मस्त आंसर है। Because there were ghosts, because they are there in the rooms, because the people are trees। वो कैसे बोल, मगर अच्छे आंसर आ रहे हैं, बहुत मस्त आंसर है। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। बिकॉज वी सी इन द सी, अरे वाह। पिपल ट्री, स्विम करने गए होंगे, अरे सुपर्ब आंसर दे रहे सब लोग। इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, बिकॉज इट इज फिल्ड विद पीपल एंड नॉट वन पर्सन। पलाश कैसे? मेरा आंसर है यू सी अ बोट फुल ऑफ पीपल बट देयर इजंट अ सिंगल पर्सन इन द बोट, बिकॉज इस बोट में कोई सिंगल नहीं थे, सबके सब मैरिड थे। बिकॉज इट वॉज फुल ऑफ मैरिड पीपल। हाँ, एक ने आंसर बोला था, द पीजेस। सोचते जाओ। We were there instead of China, but because of some prime ministers that we have replaced instead of China. हाँ, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है बेटा। I want you to explore that. चलिए आगे बढ़े। फ्रेश हो गए आप लोग? पक्का? ऐसा ऐसा करो। मैं तो बोलूं वीडियो ऑफ करके थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच होना तो स्ट्रेच भी हो सकते हो, वीडियो ऑफ भी कर सकते हो 2 मिनट के लिए। अभी तो मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ, वीडियो ऑफ करके थोड़ा स्ट्रेच लो। घर पे जाके मम्मी को टपली मार के अंदर से कुछ ऐसे खाना हो तो चकरी वकरी खा के आओ। फ्रेश हो गए? हाँ हाँ, ब्रेक में आप लोग, मैं जो 2 मिनट की ब्रेक दूं उसमें ऐसे ऑफ करके सभी भाई बहनों को टपली मार के फिर वापस बैठ सकते हो। मम्मी चिल्लाई, अरे वेरी गुड। चिल्ला नहीं चाहिए, पता होना चाहिए बच्चा घर पे है। मम्मी को परेशान करो, डैडी को परेशान करो, करो करो, थोड़ा थोड़ा हक बनता है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। बहन और 4 टपली देगी। हाँ बराबर। आज यूएन ने अपने इस मिलेनियम के एंड में अपने लिए क्या क्या गोल्स रखे हैं, पेज 81 निकालिए और मेरे साथ ये लर्न करने का प्रयास कीजिए। यूनाइटेड नेशंस मेंबर नेशन केम टुगेदर इन 2000 में यूनाइटेड नेशंस के सारे बंदे एक साथ आए एंड डिसाइडेड अपॉन द डेवलपमेंट गोल्स फॉर द न्यू मिलेनियम। कि जो नया मिलेनियम है ना, 2000 से लेके 2100 तक, इस 100 साल में हमारे गोल्स क्या हैं। बिलीव मी, ये गोल्स बहुत अच्छे हैं। श्रेयस, इद्रिस, ये सारे गोल्स है ना बाय हार्ट कर दो। हितवी, ये गोल्स बाय हार्ट कर दो बेटा, क्योंकि ये हमारे एसेज में काम लगने वाले हैं।
अभी मैं ये गोल्स बाहर करवा रहा हूँ, देखते हैं कौन पूरा लर्न करता है। सिद्धि एंड शुभम आर लकी इनफ दैट दे बोथ आर देयर, तो वो लोग एक दूसरे की मदद से भी बाहर कर सकते हैं कि 2 तेरे पॉइंट 2 मेरे पॉइंट, डिवाइड करके मस्त ऐसे, बराबर। और सबसे लकी तो ये 3 लोग हैं, राज, अंजलि और कौन, नाम तीसरा आप बोलो। राज, अंजलि एंड प्रिया। हाँ मुझे नाम पता है, मैं तो ऐसे ही, मैं बोला प्रिया जाग रही है तो प्रिया टाइप करेगी सर, मैं प्रिया ने टाइप नहीं किया जल्दी, उससे पहले बाकी सबने टाइप किया। तो आप तीनों एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हो। वेल मिलेनियम गोल्स क्या, बुक्स बंद करो, इधर देखो। मिलेनियम मींस यूएन ने 2000 में मिले एंड डिसाइडेड अपॉन द डेवलपमेंट गोल्स फॉर द न्यू मिलेनियम। और ये गोल्स अगर सिक्योर हो गए ना बेटा, तो दुनिया बदल जाएगी। थोड़ा सा बाहर का भी बात करूंगा इसमें, थोड़ी 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 थोड़ी। पहला पॉइंट तीशा जी का। तीशा जी वैसे भी वो मिस यूनिवर्स होते हैं, वो कैसे अच्छे अच्छे गोल्स बताते हैं, ऐसे तीशा ने अपने अच्छे गोल्स बताए। टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड हंगर। इमेजिन करो पूरे वर्ल्ड में कहीं गरीबी नहीं है। मिलेनियम यानी कि पूरे 100 साल, 2000 में ये लोग मिले थे और इन लोग ने प्लान किया कि 2100 तक हमें ये हासिल करना। 2100 को भी मेरे ख्याल से यही सब गोल्स रखेंगे। 2100 तक मैं तो नहीं रहूंगा, तुम लोग शायद रहो। 2100 पहला तीशा का पॉइंट, तीशा पकड़। टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड हंगर। कितना स्वीट गोल है तीशा का, कोई गरीब ना रहे, कोई हंगरी ना रहे। या मगर इन लोग ने 200 पे। समझ में आया बेटा। दूसरा खुशी का पॉइंट, टू मेक द फैसिलिटीज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल। ले खुशी तो टीचर बन गई। हाँ देखो मानसी ने बोला भले कुछ ना रहे मगर हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा। तुम बूढ़े बूढ़े होके ऐसे दांत नहीं होंगे उठा, देखो जो हमारे स्लोट से जो गुजर गए, हमें पढ़ाया बाद में 2 साल में ही, हम लोग ने इतना परेशान किया 2 साल में ही निकल गए। ऐसा मत बोलना। चलो अभी इधर हेलो। सेकंड, टू मेक द फैसिलिटीज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल। बराबर, खुशी ने तो प्राइमरी एजुकेशन दे दिया। अर्थ will fight for one of the most noblest cause, to bring about women's empowerment, yes, and reduce infant mortality rate. What do you mean by infant mortality rate? Mortality means death rate. आज भी हमारे वर्ल्ड में कई ऐसी जगह हैं जहां पर इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि एक मदर कुड सेफली गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड एंड द चाइल्ड स्टेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कई बार बेसिक फैसिलिटीज ना मिलने पे, जैसे कि सोमालिया और अफगानिस्तान की कई एरियाज में है कि छोटे छोटे बच्चे बॉर्न होते ही गुजर जाते हैं बेटा। तो कम से कम ऐसी सिस्टम बनाना अर्थ का बहुत ही अच्छा एम है, एक ऐसी सिस्टम बनाना जिससे हर जगह एडवांस साइंस पहुंचे। तो पहला टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड हंगर, तीसरा ने एलिमिनेट किया। दूसरा खुशी, खुशी मेक द फैसिलिटीज अवेलेबल, मेक द फैसिलिटीज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल। आप है ना वर्ब याद रखोगे ना बेटा तो पूरा याद रहेगा। पहला वर्ब है एलिमिनेट, एलिमिनेट क्या सर, वो जो अभी हम लोग को लगी है भूख, हंगर, 8 बज गए, स्मेल आ रहा है, तो टू एलिमिनेट हंगर एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड हंगर। दूसरा टू मेक द फैसिलिटीज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल। खुशी का पॉइंट क्या है, मेक द फैसिलिटी, मेक द फैसिलिटी। खुशी के पॉइंट में याद रखना, वो मेकअप करती है तो मेक, जैसे याद रहे वैसे। टू मेक, वो चाय भी बनाती है, टू मेक, मेक मेक याद रखना, वो जी हंस रही है खुशी पे। टू मेक फैसिलिटीज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल। तीसरा अर्थ लेके आया टू ब्रिंग अबाउट वुमेन, आई मीन उसकी वाइफ को नहीं लेके आया, टू ब्रिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब सर वो अपनी झाड़ी पाड़ी वाइफ को लेके आया, नहीं। टू ब्रिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स वुमेन को, समझ में आया, हाँ है ना, वुमेन को सशक्तिकरण करना, उस पर पूरा 6 चैप्टर हम लोग ने किया था। एंड रिड्यूस इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। बराबर। नेक्स्ट पॉइंट किसको दूं, नेक्स्ट पॉइंट
किसको? ऋतु को। ऋतु भी बहुत स्वीट बच्ची है तो वो सबका ख्याल रखेगी। टू टेक स्पेशल केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। यस वी हैव टू। आज अगर आपके आसपास भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो तो बेटा खास ध्यान रखो उनका, बिकॉज इट इज लाइक दे आर लाइक, मैं तो बोलूं इस संसार में जो जन्म देता है उसको हम माँ की संज्ञा बोलते, उसको हम भगवान की संज्ञा देते हैं। ये मैंने ऐसे पॉइंट भी बोला था, बराबर ना बेटा? तो वो ध्यान रखने का। So to take care of pregnant women, take special care of the health of pregnant women. Next, Dhruvil. Dhruvil तो जोरदार, to fight disease like AIDS, malaria, अंदर कोरोना डालना भाई, etc. और next है आर्या, नहीं गायत्री, क्या आर्या को एक पॉइंट मिल चुका है? नहीं मिला तो आर्या तो वैसे भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, एनवायरमेंट प्रकृति की रक्षा करने वाली। तो प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड इंक्रीज द कोऑपरेशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। याद रहेंगे मिलेनियम गोल्स? कौन बोल पाएगा फटाफट सारे के सारे? खुशी कैन, खुशी ने सबसे पहले लिखा। तो खुशी यू आर अनम्यूट। नीचे देखे बगैर सीधे आयुषी के सामने देखते देखते, आपके सामने आयुषी होगी, उसके सामने देखते देखते बोलते रहेंगे। हाँ सर। बोलिए सर। वो स्टार्टिंग से बोलो ना, द यूनाइटेड नेशन मेंबर्स से। जहाँ से बोलना है वैसे बोल, मुझे तो मेन एलिमिनेट से चाहिए। ओके तो एलिमिनेट से ही बोलती हूँ। टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड हंगर, टू मेक द फैसिलिटीज टू मेक द बोलो अपने साथ साथ उसके सामने, to make the facilities of primary education available. फिर अर्थ का था, हाँ, to bring about women's empowerment, reduce infant mortality rate, to take special care of health and pregnant women, to fight disease like AIDS, malaria, etc. फिर आर्या का था ना, हाँ, to protect the environment and increase the cooperation between the developed and development of countries. Okay, developing यूएसए और डेवलपिंग यानी कि इंडिया, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। क्लैप फॉर हर। खुशी, मैं आपका एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ अभी। एक सवाल, आप टिप बताएंगे किस तरह आपने ये लर्न किया? सर आपके साथ। मगर वो कैसे लर्न किया उस वक्त? आपको वर्ड्स कैसे याद हो जाता है? सर मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करने के। अच्छा, खाली मेन पॉइंट्स याद रखने के, फिर फ्रेम तो हो जाता है, लाइक थोड़ा थोड़ा पढ़ लेने का, एक बार फ्रेम हो जाता है। वेल आई हैव सीन खुशी ड्यूरिंग द लेक्चर्स। जब मैं बोल रहा होता हूँ ना, तब मैं देखता हूँ वो मैडम मेरे साथ ही कई बार रिपीट करते हैं, और मैं जितनी बार बोलता हूँ उतनी बार वो मैडम सुनते हैं। तो मेरे ख्याल से वो भी एक टेक्निक है। प्लीज मेरे साथ रिपीट करो जितनी बार मैं बोलूँ वो, और जो मेन पॉइंट्स याद रखो, जैसे कि हम लोग ने टेक्निक बताई थी ना स्टार्टिंग का, वो वैसे। वेरी गुड खुशी। अभी आगे बढ़ते हैं। ऋतु नेक्स्ट आंसर आएगा एक। यूएन ने क्या क्या किया है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पीस? आई नीड मोर ऑफ 10-15 मिनट्स, चलेगा? थक गए हो, पक गए हो, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा चैप्टर। अभी लास्ट 2 ही पेज बाकी है। आश, ये देख के कितना अच्छा लगता है भाई साहब। सुनो, हाँ बेटा रिज्वाइन कर दे। 6 लोग क्रिकेट खेलने भाग गए, छोड़। यूनाइटेड नेशन प्रिजर्वेशन ऑफ पीस। यूएन क्या चाहता है कि भाई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट शांति से पास हो, बराबर? यूएन क्या चाहता है कि भाई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट शांति से पास हो, कोई भी ऐसे गड़बड़ ना हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन इज टू सेटल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली। कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि सर कॉन्फ्लिक्ट्स वो अमेरिकन चिवड़ा, अबे वो कॉन्फ्लिक्ट्स अमेरिकन चिवड़ा नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि झगड़ा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन इज टू सेटल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली। मेरे साथ पढ़ सकते हैं आप पेज 81 पे। पॉइंट नंबर 2, यूनाइटेड नेशन चार्टर। व्हाट मीन बाय चार्टर? सर 4 बार करंट लगा, चार्टर नहीं, उनकी लॉ बुक टाइप, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप। लेज डाउन मीन्स सर लेज डाउन तो उठा लो, लेज अच्छा लगता है मेरे को, वेफर। बेटा लेज वेफर नहीं,
लेज डाउन मीन्स दे हैव पुट फोर्थ, उन्होंने रखा हुआ है। तो मेरे साथ बोलो बेटा जोर से, पूरे घर में पता चलना चाहिए मिथुन सर का लेक्चर चल रहा है। यूनाइटेड नेशन चार्टर, बोलो यूनाइटेड नेशन चार्टर, बोलो मजा आएगा। लेज डाउन द वेज एंड मीन्स, द वेज एंड मीन्स, द वेज एंड मीन्स। यूनाइटेड नेशन चार्टर में उन्होंने वो रास्ते बताए टू बी एम्प्लॉयड टू अचीव द गोल, वो रास्ते जो आप अपना सकते हो इन गोल्स को हासिल करने के लिए। वेज एंड मीन्स, बोलो वेज एंड मीन्स, चितांशी वेज एंड मीन्स, बोलो वेज एंड मीन्स टू बी एम्प्लॉयड टू अचीव दिस गोल। तो वो कौन कौन सी बातें हैं बिट्टू जिससे वो लोग ये गोल हासिल करेंगे? पहली तुष्टि, appointing an intermediary acceptable to the nation involved in the conflict. मस्त बोला, कुछ समझ में नहीं आया। वेल सुनो, ये पहला पॉइंट तुष्टि का, कि आज यूएन चाहता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट शांति से सेटल हो। जैसे इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो वो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है? अपॉइंट्स एन इंटरमीडियरी, एक बंदा जो के साथ जो झगड़ा सुलझाए। जैसे आपके दोस्तों में झगड़ा होता है तो कौन होती है जो सबसे ज्यादा चापली आके सबका झगड़ा सॉल्व करती है? आपके ग्रुप के वो मेन पर्सन का नाम लिखो, अपना नाम भी लिख सकते हो, सर मैं, जो इंटरमीडियरी बनता है दो लोगों के झगड़े सुलझाने में। निशांत अपने ग्रुप में कौन है रे? 8 वाले ग्रुप में सिद्धि, हितवी, तनीषा सुलझाती है, इद्रिस सुलझाता है, कोमल करके एक लड़की है, अच्छा, ऋतु ही सुलझाती है, तुष्टि सुलझाती है, हर्षिता सुलझाती है, दृष्टि सुलझाती है। देव तू तो यार आग लगाता होगा। सौम्या बोले अपने ग्रुप में कोई झगड़ा ही नहीं होता। खुशी, हाँ, अच्छा, साहिल नाम का एक बंदा है, अच्छा, गायत्री बोल रही मैं ही सुलझाती हूँ, अच्छा, सुनील बोले मैं ही सुलझाता हूँ, ओहो। तो ये इंटरमीडियरी है। आप कौन है? इंटरमीडियरी। तो एक ऐसा इंटरमीडियरी जो सब एक्सेप्ट करे। सुनील बोले मैं तो झगड़ा चलाता हूँ। जैसे इंडिया और चाइना में अगर झगड़ा है तो आई थिंक सो वी कैन एक्सेप्ट जापान एज एन इंटरमीडियरी या रशिया एज एन इंटरमीडियरी। सेकेंड, यूज द लीगल प्रोसीजर, यूज द लीगल प्रोसीजर। तो भूमिका का पॉइंट, वैसे भी वो लॉयर जैसे दिखते हैं, तो यूज द लीगल प्रोसीजर। बराबर भूमिका जी, आप लीगली करेंगे, लीगली ट्राई करेंगे, ऑर्डर। तीसरा, या तो अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर। सर आर्बिट्रेटर यानी कि इंटरमीडियरी जैसा ही, हाँ, एंड आई वांट यू पीपल टू फाइंड द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इंटरमीडियरी एंड आर्बिट्रेटर, दोनों का मतलब मोर और लेस सेम ही है। टू सॉल्व द डिस्प्यूट एंड इफ नीडेड, अगर कोई नहीं मान रहा है, टू टेक रिकोर्स टू मिलिट्री मीन्स। बराबर, हाँ या ना? अगर नहीं मान रहा है ना हर्ष बात, हर्ष अगर वो बात नहीं मानेंगे ना तो हम लोग क्या करेंगे? मिलिट्री एक्शन लेंगे, है ना? प्रेम से समझाने का, नहीं समझे तो 1 2 3 4 चल मेरे भाई। तो ऐसा ही करने का। तो यूज द लीगल प्रोसीजर, अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर टू सॉल्व डिस्प्यूट्स एंड इफ नीड टू टेक रिकोर्स टू मिलिट्री एक्शन एंड एंश्योर दैट कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट अकर अगेन। आज हमारी ह्यूमन सिक्योरिटी थ्रेटन्ड, खतरे में है। क्यों? टेररिज्म है, रेसिस्ट। अभी चला था ना ब्लैक लाइफ मैटर्स, तो कितना भयानक था, उस बंदे को पूरा गले पे पैर रख के मार डाला गया। वो वाला रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हमारे यहाँ पे तो चलते रहते हैं, क्योंकि स्टॉक में भगवान है अपने में, है ना? तो इसलिए ये जो शांति का वातावरण निर्माण करने का जो जिम्मेदारी है यूएन पे बहुत ज्यादा है। UN makes efforts to ensure that violence does not erupt in strife-torn areas. Racist means racism. आज black और white ये झगड़ा होता था, black people are considered inferior, उनके अगेंस्ट वो, तो उसको रेसिस्ट बोलते हैं। किसी धर्म के प्रति कोई गलत रिमार्क देना, उसको रेसिस्ट बोलते हैं। हमारे उधर बहुत सारे हैं, वो यू नो एक पर्टिकुलर लोगों को एक पर्टिकुलर नाम से बुलाना, वो सब, या मदियाइट सब। So United Nations makes effort to ensure that violence does not erupt in strife-torn areas. Strife-torn का मतलब क्या?
व्हाट डू मीन बाय स्ट्राइफ टोन एरियाज? टोन यानी कि फटा हुआ, और स्ट्राइफ का मतलब झगड़ा, तो झगड़े से फटी हुई एरिया। सर सुई धागा लेके आओ, सी के आओ, वो एरिया को सुई धागा से सी दो। बेटा नहीं, स्ट्राइफ टोन यानी कि एक ऐसी एरिया जहां पे इंटरनल पीस पूरी डिस्टर्ब्ड है अंदर अंदर के झगड़ों के कारण। ऐसी किसी एरिया का नाम आप ले सकते हो? किसी स्ट्राइफ टोन एरिया के बारे में जानते हो? ईरान, इंडिया में धारावी नहीं, वैसे वो लोग पीसफुली रहते हैं। साइरिया, मुंबई नहीं है, स्ट्राइफ टोन नहीं है हमारे वहां तो। कश्मीर यू कैन से टू एक्सटेंड, इराक, ईरान, साइरिया, तालिबान। मुंबई में धारावी स्ट्राइफ टोन नहीं है, उल्टा तो वहां पे तो उल्टा सबसे प्रोग्रेसिव है। कुछ अरबिक कंट्रीज, येमेन, सर्बिया, अफगानिस्तान, यस। पाकिस्तान भी स्ट्राइफ टोन नहीं बोल सकते, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को जरूर बोल सकते हैं। स्ट्राइफ टोन यानी कि जहां पे है ना बहुत झगड़े चालू हो और स्टेबिलिटी ना हो, तो वहां पर जाना। आपने एयरलिफ्ट पिक्चर देखा होगा, उसमें स्ट्राइफ टोन एरिया बताइए। तो वायलेंस वहां पे इरप्ट ना हो और नॉर्मलसी रिस्टोर हो। जैसे वो लोग वहां पे स्कूल स्टार्ट करवाते हैं, लोगों में अवेयरनेस जगाते हैं अबाउट ह्यूमन राइट्स, मेक सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैसिलिटीज अवेलेबल, वहां पे इलेक्शन करवाते हैं वो। हमारे इंडिया में कुछ एरियाज हैं जैसे कि वो नक्सलवादी एरिया, मतलब वो इंडिया के भरोसे ही है, वो यूएन वाला कोई नहीं आता। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, बच्चों नहीं, दार्जिलिंग भी नहीं, वो तो मस्त प्लेस है सौम्या। दार्जिलिंग में तो धमाल है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, अभी जाना, बहुत ब्यूटीफुल है। नॉर्थ ईस्ट पूरा बहुत ब्यूटीफुल है, सिर्फ वहां पे वेजिटेरियंस को खाने का प्रॉब्लम हो जाता है, वेज बहुत, इसलिए ग्रुप टूर में ही जाना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट। पेज 82 पे बेटा मेरा रिटर्न गारंटी दे रहा हूं, ये आंसर आने वाला है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, लास्ट ईयर भी सभी 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 स्कूलों में आया था यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। दृष्टि प्रभु ने तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। चलो एक गेम खेलते हैं, मैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग का आंसर करवाता हूं और फिर किसी को भी पकड़ के मैं पूछूंगा, वो आंसर उसने जवाब नहीं दिया तो 5 बार अभी मेरे सामने बैठ के लिखेगा, मेरे सामने। क्यों? आज लेक्चर के बाद मुझे थोड़ा काम है तो मैं वीडियो ऑन रखूंगा और आप भी मेरे सामने बैठोगे। नाइस सजेशन भाई काव्य। ये आंसर क्योंकि मुझे पता ही है बेटा बोर्ड में, ये आपके स्कूल में आने ही वाला है, ये आएगा ही, ये आंसर है, ये आंसर है ही, आने वाला ही है, तो लर्न कर देते हैं। सर कैपेसिटी खत्म है, थोड़ा थोड़ा, अभी 2 पैराग्राफ ही है फिर चैप्टर खत्म है। क्या बात, क्या बात, दाल भात। चलो तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, पॉइंट नंबर 1, द पीस कीपिंग एक्टिविटी ऑफ यूएन इन्वॉल्व्स, पीस कीपिंग यानी कि शांति रखना, पीस कीपिंग एक्टिविटी। बाय हार्टिंग पे ज्यादा जोर मत दो, समझने पे ज्यादा जोर दो तो अपने आप लर्न हो जाएगा। मुझसे आगे मत जाओ, मेरे साथ रहो तो लर्न हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 मैं अंजलि को देता हूं, पीस कीपिंग एक्टिविटी ऑफ यूएन इन्वॉल्व्स, तो उसका पहली बार पहले वर्ड की शुरुआत है पीस कीपिंग एक्टिविटी, पीकेए। पीके यानी कि आमिर खान, पीके आया? नो, पीस कीपिंग एक्टिविटी किसकी? यूएन की। इन्वॉल्व्स व्हाट? क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस, सीएसी। चापली आई हुई, चापली। अंजलि ऐसे प्रिया को नहीं बोलते, क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस। UN peacekeeping activity involves, peacekeeping activity of UN involves creating appropriate circumstances. Creating appropriate circumstances का मतलब ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा वातावरण बनाओ which is favorable, which is good for bringing about permanent peace, ताकि हमेशा के लिए शांति आए। कहाँ पे? इन स्ट्राइफ टोन एरियाज। स्ट्राइफ टोन यानी के, स्ट्राइफ यानी के स्ट्रगल और टोन यानी के ब्रोकन। सर सुई धागा नहीं, नहीं, स्ट्राइफ टोन मीन झगड़े से फटी हुई एरिया। तो पहला पॉइंट,
मेरे साथ सब लोग जोर जोर से बोलो, एकदम जोर से। यहाँ पे है ना, पेट से ऐसे ऊपर से आना चाहिए। पीस कीपिंग एक्टिविटी ऑफ यूएन इन्वॉल्व्स, ऐसा करो, involves creating appropriate circumstances, involves creating appropriate circumstances favorable, involves creating appropriate circumstances which are favorable for what? For bringing about permanent peace in strife torn areas, for bringing about permanent peace in strife torn areas, for bringing about permanent peace in strife torn areas. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूएन की पीस कीपिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, इन्वॉल्व के आगे क्या था? इन्वॉल्व के आगे कौन सा शब्द था? चापली, आईवी चापली, सीएसी, क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस, क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट सर्कमफरेंस होता है ना, सर्कमस्टेंसेस, क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस, क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस, क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल फॉर ब्रिंगिंग, फेवरेबल मीन्स अच्छे, फेवरेबल, permanent peace in strife torn areas, permanent peace in strife torn areas, permanent peace in strife torn areas. दूसरी बात, पीस कीपिंग फोर्सेस हेल्प दीज एरियाज टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स पीस, पीस कीपिंग फोर्सेस हेल्प दीज एरियाज टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स पीस, पीस कीपिंग फोर्सेस हेल्प दीज एरियाज। ये सेकेंड पॉइंट ईश्वरी का, ईश्वरी यानी कि ईश्वर, ईश्वर सबकी मदद करता है, तो ईश्वरी माता सबकी मदद करेगी। पीस कीपिंग फोर्सेस हेल्प दीज एरियाज, ईश्वरी सबकी मदद करती है, हेल्प दीज एरियाज, किसके लिए? टू पीटीपी, टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स पीस, टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स पीस। तो पहला पॉइंट था पीस कीपिंग एक्टिविटी ऑफ यूएन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट परमानेंट पीस इन स्ट्राइफ टोन एरियाज। दूसरा पॉइंट, पीस कीपिंग फोर्सेस हेल्प दीज एरियाज टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स पीस। तीसरा पॉइंट ध्रुविल का, इन कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज, वो एरियाज जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट, सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड। इमेजिन करो ध्रुविल ऐसा मस्त चौकीदार का भेस पहन के, शाबजी, इन कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड एंड एट द सेम टाइम, एंड एट द सेम टाइम ध्रुविल ऐसा ऐसा कर आगे, help is extended, at the same time help is extended for what? For establishing peace. Okay, तो ये 4 पॉइंट, मतलब क्या था कि पीस कीपिंग एक्टिविटी ऑफ यूएन में क्या था मेन? क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस which are favorable for what? Bringing about permanent peace in strife torn areas. Peacekeeping forces help these areas to progress towards peace, PTP. Third, Zubil, conflict wala, conflict ridden areas, security is provided and at the same time help is extended, help is extended for establishing peace. Fourth point, Gagandeep ka, UN takes up peacekeeping as one of the tasks. गगनदीप हर बात को सीरियसली लेता है, बहुत ही नेक बंदा है, पढ़ाई भी सीरियसली लेता है, तो इसका पॉइंट भी ऐसा है, यूएन टेक्स पीस कीपिंग एज वन ऑफ द टास्क, यूएन टेक्स पीस कीपिंग एज वन ऑफ द टास्क फॉर व्हाट? फॉर सेफगार्डिंग एंड फोस्टरिंग पीस इन द कंट्री, ताकि कंट्री में सेफ गार्ड, प्रोटेक्ट रहे, सेफ गार्ड, सेफ गार्ड, फोस्टर, फोस्टर, सेफ गार्ड, सेफ गार्ड, फोस्टर, फोस्टर। UN takes up peacekeeping as one of the tasks for safeguarding and fostering peace in the world. बराबर, इतना पहले लर्न करो, फिर आगे का बताता हूँ, आगे का छोटा सा। फोस्टरिंग एनकरेजिंग,
बोलो आगे। वेल वेरी गुड। जो भी लोग मेरे सामने हैं वो लोग जिस इंटेंसिटी से पढ़ रहे हैं, हेड्स ऑफ। 1 hour 40 minutes बाद भी अगर आप लोग इतने, गॉड ब्लेस यू, 95 प्लस संभव। फॉलोइंग थिंग्स, मस्त बच्चे हो तुम लोग। 1 hour 45 minutes बाद भी यार इतना ध्यान, हेड्स ऑफ। और मैं जिसको भी देख रहा हूँ वो मस्त ऐसे बाहर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। कोई टाइम पास नहीं, कोई ऐसे नहीं। जिन लोग के वीडियोस आने वो लोग तो फुल धमाल मस्त पढ़ रहे हैं। इतना पहले क्लियर हुआ बेटा? पक्का? Following things are other actions that UN may take supplementary. Supplementary means सर जो एग्जाम में फ्रेंड मांगता है ना तो हमको जेलसी होती है कि इतना क्या लिखता है। नहीं, वो सप्लीमेंट्री नहीं, साथ साथ। Following things are other actions that UN may take supplementary to peacekeeping activities. वो चार बातें, वो चार चीजें, दिशांत, सिद्धिका, रुद्र और वृष्टि की। दिशांत, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड मीडिएशन। दिशांत ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कम करता है और मीडिएशन यानी कि बीच में आ जाता है कि भाई मत करो, मत करो, ऐसा मत करो। बाद में सिद्धिका का पॉइंट, नेक्स्ट, एक्चुअली एस्टेब्लिश पीस। सिद्धिका जाके तो एक्चुअली शांति करके आती है, शांति नहीं होती तो शांताबाई को वहां पे छोड़ के आती है। एक्चुअली एस्टेब्लिश पीस। तीसरा, जश चौहान का, इम्प्लीमेंट द मेजर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग पीस। कुछ ऐसा मेजर्स करो जिससे शांति रहे। बाप रे कितनी शांति है, हमारी शांति ले लेगा ये आंसर। पहला वाला प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड मेडिएशन, पॉक एम, POCM यानी कि प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड मेडिएशन। दूसरा AEP, आम इंग्लिश पार्टी, एस्टेब्लिशिंग एक्चुअल पीस। सिद्धिका वहां पे शांताबाई को रख के आई। मीत ने भी ब्रह्मांड के दर्शन करवाए। थर्ड, इंप्लीमेंट द मेजर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग पीस। बराबर, इंप्लीमेंट द मेजर ऑफ प्रोटेक्टिंग पीस। और फोर्थ अपना अभिषेक शाह, मस्त ऐसा बॉडी बिल्डर, पीस बिल्डिंग। समझ में आया? यहां तक का आंसर था, होप सो ये हो जाए, ये एग्जाम में आई गई। यूनाइटेड नेशन और इंडिया ने हैज पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस दैट वर हेल्ड बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन के एस्टेब्लिशमेंट होने से पहले जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस थी उसमें इंडिया था। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन ब्रिंगिंग इश्यूज लाइक डिकोलोनाइजेशन। हमारे वहां से तो ब्रिटिशर्स गए, हमने बोला हर जगह से भगाओ इनको। डीकोलोनाइजेशन का इश्यू हम सामने लाए थे हमारी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट द्वारा। डिसआर्मामेंट के हथियारों के यूज को कम करो। रेशियल सेग्रीगेशन, रेशियल सेग्रीगेशन मीन सप्रेशन। आज जो धर्म, जाति, रेस के नाम पर जो लोगों को अलग अलग करते हैं ना, कि वो कम करो। 1946 में इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी, जब हम आजाद नहीं हुए थे तभी भी हमने वहां पे बोला था, जिन्होंने रेसिज्म का सवाल उठाया था। इंडिया ने हमेशा डिस्कशंस लाए हैं अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इनफैक्ट हमारी ट्रूप्स भी गई है। अगर मद्रास कैफे, वन ऑफ द मूवी, वेरी ब्यूटीफुली मेड मूवी, उसमें जॉन अब्राहम गया था, बताया था जॉन अब्राहम यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में गया था। इंडिया हैज ऑलवेज सेंट ट्रूप्स टू पार्टिसिपेट इन यूएन पीस कीपिंग फोर्स। इतना ही नहीं, इंडिया ने तो एक ऑल वुमेन पीस कीपिंग फोर्स भी भेजी थी। इससे पता चलता है कि वी आर मेकिंग सीरियस एफर्ट्स टू सॉल्व इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बाय पीसफुल मीन्स। क्लैप्स एवरीवन, अपने आप के लिए क्लैप्स करो। सर लास्ट पैरा कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी जाने दिया। नहीं, रेसिज्म यानी कि आज जो डिफरेंसेस होते हैं, हम लोग एक दो लोगों के बीच में भेदभाव करते हैं रेस के नाम पे। व्हाइट और ब्लैक की रेस, आर्यंस और आर्यन रेस और दूसरी रेस। रेस यानी कि जाति के नाम पर, एक कास्ट के नाम पर जो जुदाई होती है वो। मैं भी जस्ट इसके आंसर्स मार्क करवा रहा हूँ, जिसमें मेरी मदद मानसी जी करने वाली हैं। दिस कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अमेरिका, रशिया, जर्मनी, चाइना, कौन सी? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है अपने आप को। मैं भी अलाउ कर रहा हूँ आपको अनम्यूट करने का। जर्मनी। Very good. International organization conducts workshop in India on remedial measures to tackle the problem of malnutrition among children.
Man, UNICEF. 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 Number of members of UNICEF. यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर्स हैं? 193. 193. 193. 193. State with reason. United Nations General Assembly is a platform to discuss global problem. True or false? True. True. कहाँ से कहाँ तक है? With reasons देना है. तो जनरल असेंबली वाला पेज निकालो 79. जनरल असेंबली का पैराग्राफ है ना, ऑल द मेंबर कंट्रीज आर मेंबर ऑफ जनरल असेंबली, द पोजीशन स्टेटस ऑफ ऑल द कंट्री वेदर दे आर रिच एंड स्मॉल इज द सेम. ये जो पूरा जो पैराग्राफ है ना, मानसी आपके स्कूल में कहां से कहां तक करवाया? मेरे हिसाब से तो ये पूरा पैराग्राफ आएगा, ऑल से लेके इंपॉर्टेंस तक. हम लोग को 6th लाइन से मार्क करवाया है स्कूल में. तो मेरे हिसाब से तो पहला ये होगा, ऑल द मेंबर कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ जनरल असेंबली, पॉइंट नंबर 1. बाद में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7th line. During the session, General Assembly discusses important issues like environment, disarmament, etc. Point number 3, the decisions in General Assembly are taken by majority. These decisions are formed in the resolution. बराबर. बाद में एक लाइन छोड़ के, the significance of the General Assembly lies in being a platform for representative of member nation to come together and discuss and make policy decisions on issue of global importance. समझ में आया? मैं मार्किंग्स भी दे रहा हूं अगर आपको पूरे पैराग्राफ न लर्न करने हो तो. Status of all member nation of UN is not equal. False. Status of all UN member nation is equal. और वो भी जनरल असेंबली वाला पैराग्राफ ही है. Point number 1, all the member countries are member of General Assembly. The position status of all the countries, whether they are rich or poor, big or small, is the same. And General Assembly meets in session and discusses important issues, and the decisions are taken by majority. यहाँ तक आएगा. Sir. हाँ. Sir, in our school, sir, they mark on page number 78 the principle of United Nations, sir. पेज नंबर 78 पे कहाँ पे? Sir, the principles Page of number United 78, Principles of United Nation. कौन सा लाइन? So first, all the members nations will have the same status till military power. बस वो first point is. Sorry, my bad. मेरा से mistake हुआ. Status of member nation of UN is not equal. तो ये false है. मैं पहली लाइन हम ये लिखेंगे. पहली लाइन तो ये लिखेंगे ही हम लोग कि भाई जनरल असेंबली वाली, all the member countries are member of general assembly, the position and status of all the countries whether they are rich or poor, big or small in the same, ये लिखेंगे. और फिर प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन की फर्स्ट लाइन. समझ में आया? ऑल से लेके मैं वापस बोलता हूँ, पेज 79 पर ये जो सवाल है, द स्टेटस ऑफ ऑल द मेंबर नेशंस ऑफ यूएन इज नॉट इक्वल, तो उसमें पेज 79 पे ऑल द मेंबर नेशंस, all the member countries are member of general assembly, the position and status of all the country whether they are rich and poor, big or small is the same. ये और सेकंड पॉइंट पेज 78 पे प्रिंसिपल ऑफ यूएन का फर्स्ट पॉइंट. समझ में आया? अर्थ और मानसी, अब दो मुझे हेल्प करो. A resolution can be passed even if China exercises its veto power. True or false? False. False. क्यों? क्योंकि China is a permanent member of Security Council with the veto power. ये पेज नंबर 79 पे है. अर्थ आपको क्या मार्क करवाया बोलो? Sir, they are marked from Security Council, from America. From America, Russia till the full अमेरिका से ही आएगा. A resolution can be passed even if China exercises its veto power. False. और आंसर यहाँ से आएगा पेज नंबर 79 पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लाइन. America, Russia, England, France and China are permanent member of Security Council. They have the veto power. For any decision to be taken, the assent, यानी कि permission of 5 permanent members and 4 non-permanent members is necessary. If even one of the permanent members uses his veto, that is gives a negative vote, the decision cannot be taken. बराबर? हाँ या ना? Yes, sir. India has played a major role in the work of UN. True. और पेज 82 पर दोनों पैराग्राफ, पेज 82 के दोनों पैराग्राफ.
बराबर, हाँ या ना? सर हमें अलग दिया है हाँ, तुम लोग को क्या दिया हाँ, है? सर, वो यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया का फर्स्ट पैरा है, फिर सेकंड पैरा में in 1946 India was the first country to raise the question to racism in United Nations. और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है ना, इंडिया हैज always led the discussions about the problems of, वो हम लोग को नहीं लिखा है और कैंसिल किया है बस वो वो एक line। लाइन लिखी, बाकी पूरा है ना? और सर बाकी वो थर्ड लास्ट तक है, फोर्स। कहाँ से कहाँ तक है? सर फर्स्ट पैरा इज देयर, सेकंड पैरा में जो इंडिया हैज आप बोलो, ऑलवेज आप आंसर बोलो, आप आंसर बोलो पूरा। Okay, sir. So first para is there. Second, in 1946, India was the first country to raise the question of racism in the United Nations. Then the next line will be cut. Then direct 3 lines down, India has always sent her troops to participate in the United Nations peacekeeping forces. Not just that, India has sent on all women peacekeeping force till there. बराबर, या तो आप ये इतना लिख सकते हो या तो दोनों पैराग्राफ लिख सकते हो, वॉट एवर यू वांट। जिसको जो भी आंसर्स दिए हैं वो कर सकते हैं। अगर आंसर्स नहीं दिए तो मैं तो बोलूं पूरा करके जाओ, इट्स बेटर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। वीटो, तो अर्थ बता, वीटो कहाँ पे है? Sir, they are not marked, sir. Veto is. मैं मार्क करवा दूं? Yes, sir. Sir, it is given. 79. हाँ तो बोल। It is given. It's page number 79. 79. सर वो सेम आंसर है, इसे अमेरिका से लेके कैन नॉट बी टेकन। हाँ, मेरे हिसाब से नहीं है, बट आई फील हम लोग है ना, ये वीटो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट है। हाँ बराबर, अमेरिका से लेके टेकन तक आएगा। Yes, sir. Sorry, sir. मेरे ख्याल से यहाँ से आना चाहिए, पूरा पैराग्राफ ही आना चाहिए। There are 15 members in Security Council, of them 5 are permanent members, while 10 are non-permanent members. ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। The non-permanent members are chosen every 2 years by General Assembly. वो नहीं लिखोगे तो वो कट कर दो। बेटा मेरे हिसाब से वीटो 3.1 जिनके स्कूल में जो दिया वो लिखो। मैं सिक्योरिटी काउंसिल का पूरा पैराग्राफ बोल रहा हूँ, तो जिनके स्कूल में नहीं दिया वो सिक्योरिटी काउंसिल का पूरा पैराग्राफ कर लो। वैसे भी एक आंसर करोगे 2 हो जाएंगे, है ना? यूनिसेफ 3.2, अभी मानसी आप बोलिए। Sir, page number 81, blue box, first paragraph. यस, आई ऑल्सो एग्री, मेरा भी आंसर सेम ही है। बराबर। 4.1, व्हाट आर द रीजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन? मानसी बोलिए। Sir, page number 77, United Nations a background, 8th last line. After the use of पूरा आंसर बोलिए। After the use of nuclear weapons in the Second World War, the idea that took root that such destructive wars should be stopped and that it is the collective responsibility of all nations to do so. The United Nations was established after the Second World War to instill this understanding among all nations. जहां तक मैं एसआरवी और आईजेएस को जानता हूं, उन लोग को 2 वर्ल्ड वॉर से लेके ऑल नेशंस तक रहेगा। ये मेरा आंसर है। बराबर, हाँ या ना? सर पूरा पैराग्राफ मार्क करना है। फोर्सेस ऑफ यूएन। सर पूरा पैराग्राफ मार्क करना है। हाँ बेटा, और यूएन पीस कीपिंग तो मैंने लर्निंग करवा दिया। 4.2, हाँ या ना? Yes, sir. अभी Yes, sir. 4.3, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन? बोलिए मानसी, आपको कौन सा लिखवा है? पेज नंबर 77 पर है। Yes, sir. Page number 77. Objectives of the United Nations, or the pink dots and the next line. सिर्फ पिंक डॉट्स एंड द नेक्स्ट लाइन। और एसआरवी और आईजेएस और बाकी सब स्कूल्स के लिए ये होगा। पॉइंट नंबर 1, यूनाइटेड नेशन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 2, इन द बिगिनिंग only 50 countries were member of UN. Today this number has gone to 193. बाद में एक लाइन छोड़ के, UN has its own definite objectives. Briefly, the UN takes up all necessary measures for establishing international peace. बाद में to establish friendly relation among nations, to enhance international security by solving international dispute, to safeguard and foster human rights and freedom. Along with this, UN also aim at enhancing economic cooperation at international level. यहाँ तक clear?
अभी फिफ्थ, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ यूएन। तो ये जो पूरा टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप नोट्स में से कर सकते हो 1, 2 और 3, क्योंकि वो तीनों आंसर्स नोट्स में एकदम प्रॉपर दिए हैं। नोट्स में जो दिए हैं वही आपके स्कूल में भी चलेंगे, इसलिए 1, 2, 3। तो आज का होमवर्क थोड़ा सा डिफिकल्ट है मगर इंपॉर्टेंट है। रीड टेक्स्ट बुक केयरफुली, लर्न ऑब्जेक्टिव्स, और मैं इसमें जो आंसर्स बोल रहा हूं वही करो, क्योंकि ओवरलैपिंग आंसर्स हम नहीं करते हैं। जैसे 2.1 हमने देखा कि यूएन इज अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस ग्लोबल प्रॉब्लम। देखो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट आंसर मैं इसके बोल देता हूं, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, ये दो तो, ये चार तो इंपॉर्टेंट है ही, और 2.4, 5 बराबर। सर 2.1, 2.4 और उन 9 आंसर्स में से मैं चाहता हूं वो 5 आंसर्स जो अभी मैंने बोले हैं, कोई रिपीट करेगा कौन से? सर 2.4, 3.1, 3.2 और 4.2, 4.2। प्लीज वापस बोला ताकि कोई होमवर्क पूछे तो मैं बोल सकूं ना। यस सर। एक मिनट में टाइप कर देता हूँ। हाँ, बोल बेटा। सर 2.4, 2.4 वो कौन सा था? इंडिया हैज प्लेड अ मेजर रोल। उसके बाद 3.1 एंड 3.2 3.1 वीडियो एंड यूनिसेफ। 3.2 यूनिसेफ। फिर सर 4.2, 4.3 4.2 4.3 एक्चुअली 4.1 भी इंपॉर्टेंट है, 4.2 और 4.3। तो ये टोटल इन सब आंसर्स में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंसर्स LWC हो सकते हैं या कम करूं? सर हो जाएगा। नहीं, सब लोग बोल रहे हैं, नहीं लगता तो ना बोल। सर हो जाएगा। सर हो जाएगा। तो लर्न ऑब्जेक्टिव्स और इतने आंसर्स। सर 5 आंसर्स नो। हाँ, ये 5 आंसर्स आप लोग को LWC करना है। कल इसकी टेस्ट रहेगी, कल 6 बजे हम मिल रहे हैं। कल भी हिस्ट्री ही है बराबर। कल हम लोग हिस्ट्री का पोर्शन पूरा करने का। आपको और एक सवाल, सॉरी, लास्ट एक क्वेश्चन। SVIS को छोड़कर किसको चैप्टर 8 पोर्शन में है? चैप्टर 8 पोर्शन में SVIS के अलावा और किसको है? आयुषी, SRV को है? सर विच इज द चैप्टर? इंडस्ट्री एंड ट्रेड। हाँ वो हाँ है। सर है सर। ओके, नूतन सबको है? ओके, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओ सॉरी, बाय कर दो रिकॉर्डिंग को, बाय। सर